हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में आप सभी माडिया ललोलाल्स का स्वागत है एक और फिजिक्स की कक्षा के अंदर। आज भाई शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर। पिछली बार हमने पढ़ा था पहला चैप्टर, तो पहले चैप्टर के बाद क्या आएगा? दूसरा चैप्टर। तो आज है चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का पूरा नाम है ये, ठीक है। थोड़ा सा फंबल वंबल हो जाता है जब बोलने लगो, तो नाम कुछ ऐसे ही है 12वीं वाले, है ना। पहला क्या था? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये अपने आप में ना ऐसा लगता, मतलब कोई लंबी चौड़ी वो नहीं होती एकता कपूर की कोई फिल्म या फिर उसके कोई सीरियल, समझ लो ना, 5-6 वर्ड्स को मिला करके एक लाइन बनती है ना। और आपने इसके टॉपिक भी देखे होंगे ऐसे ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। टॉपिक भी सारे ऐसे ही हैं, लंबे लंबे, सबकी बातें लंबी लंबी होती हैं, है ना। और चैप्टर भी लंबे ही हैं। तो पिछले वाले चैप्टर को, है ना, विद डिस्कशन PYQ पूरा करने में 9 लेक्चर लगे थे। इसको 9 से कम नहीं लगने वाले, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों की इक्वल लेंथ है। यस, जितनी लेंथ पहले चैप्टर की है उतनी ही लेंथ दूसरे चैप्टर की भी है। ये दोनों चैप्टर सेम लेंथ के हैं, वेटेज भी लगभग इनका सेम ही है। 5 नंबर का चैप्टर वो भी था, 5 नंबर का चैप्टर लगभग ये भी है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले तो क्या क्या चाहिए वो सुन लो, ठीक है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने भाई शिद्दत से 11वीं क्लास पढ़ी है, चाहे वो उदय बैच से पढ़ी है या फिर वो कहीं अपना ट्यूशन लगा करके पढ़ी है, होम ट्यूशन पढ़ा है, ठीक है ना, या अच्छे से अगर आपने 11वीं क्लास अपने स्कूल के टीचर से ही पढ़ी है अगर, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात अभी उनकी कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ी है। तो जिन्होंने पढ़ी है वो कृपया करके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ के आने चाहिए, जैसे वर्क एंड एनर्जी के जो रिश्ते हैं आपस में, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी के जो आपसी रिश्ते हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो लोग शिद्दत से पढ़े 11th क्लास, उनको टाइम मिल जाएगा, वो टाइम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ लिया है तो उनको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जिन्होंने 11th क्लास शिद्दत से नहीं पढ़ी, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 6 था ना शायद, ये 6 या 5, जो जिस भी तरीके से आप इसको बोलो, ठीक है ना। तो वर्क के कॉन्सेप्ट्स, एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं, अगर आपको फेमिलियर लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने टॉपिक पहले कभी सुने हुए हैं बहुत अच्छी बात है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये शब्द अगर बहुत फेमिलियर आपको लग रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और नहीं लग रहे हैं अगर, तो भी टेंशन नहीं लेनी, तो फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको वो बताऊं, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। वो रिवाइज करके आए, उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे, अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हो जाएगा, पर अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो तो वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आना, ये मेरी आपको सलाह है, फ्री एडवाइस, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई जिन बच्चों ने 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है, 11th क्लास का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जो होता है वो ढंग से नहीं पढ़ा है अगर, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो भाई सोल्यूशन हूं मैं, तू भी सुन। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है वर्क एनर्जी की YKB यानी यादों की बारात, ठीक है। तो वर्क एनर्जी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं या आगामी चैप्टरों में यूज होने वाले हैं, वो सारे मैं तेरे को आज दूंगा, आज ही दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है ना। मैं कोई 11th क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ाने आया, यहां पर पढ़ाऊंगा भी नहीं और कोई पढ़ा भी नहीं सकता, ठीक है ना। ये अपने आप में ऐसा चैप्टर है जो कम से कम 9-10 लेक्चर लेके जाता है। तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने नहीं आया आपको, मैं पूरा लेक्चर भी पढ़ाने नहीं आया आपको, मैं आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो यूज होने वाले हैं, समझ गए ना। इतना ही मेरी ड्यूटी बनती है बताने की, मैं उतना ही बताऊंगा आपको, मैं कोई 11वीं पढ़ाने नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको वर्क एनर्जी की देने वाला हूं YKB यानी यादों की बारात। ये देने के बाद ही चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, उसके बिना चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, उसके बिना चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी। तो पहले मुझे ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है आज का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी की बातें आएंगी तो मुझे वर्क की बातें करनी पड़ेंगी, कोई चारा नहीं है मेरे पास, कोई चारा नहीं है, मुझे वर्क एनर्जी की यादों की बारात आपको देनी ही पड़ेगी। तो पहले वर्क एनर्जी की यादों की बारात, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है। अब आप में से जिसको जो कुछ कहना हो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कहिए भाई।
जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कह दो फटाफट, जो कहना है जल्दी से चैट सेक्शन में कह दो। अच्छा आग नहीं लगवाई आज मैंने, हाँ तो तुमने खुद ही तो लगा दी आग, मैं अलग से क्या आग लगवाऊं यार, तुमने लगा तो दिए। अच्छा कुछ, हाँ मैंने बिल्कुल बिल्कुल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे यस लास्ट टाइम करने के लिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, फिर टाइम मिलेगा अगर तो मैं उसका सॉल्यूशंस भी आपको जरूर दूंगा। तो ऑब्वियसली भाई 12वीं का रिजल्ट आ गया, 10वीं का भी आ गया, एक साथ दो बम फोड़ दिए सीबीएसई ने, ठीक है ना, तो आपकी तो उल्टा क्लासें कैंसिल हो गई। मैं टाइम तो बात तब निकालूंगा जब मेरे पास पहले तो क्लास लेने का टाइम हो बात यह है, तो क्लास लेने का ही टाइम नहीं था, इसलिए आपकी 2 दिन क्लास जो है वो कैंसिल हुई है। लेकिन टेंशन ना लो, वो मैंने बता दिया था आपको भी, एक वीडियो भी अपलोड करवा दी थी कि भाई कुछ प्रोमिसेस ऐसे होते हैं जो हम बच्चों से करते हैं हर साल, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है। और पता है रिजल्ट के अराउंड ही 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब थोड़ा सा मामला फंसा होता है। आज भी मैं सुबह बच्चे से मिलकर आया हूं, पर मैंने क्लास कैंसिल नहीं करी, मैं अभी पहुंचा हूं 1 घंटा पहले। मैं जिस जगह से जिस लोकेशन से ले रहा हूं इस टाइम पे क्लास, यहां से 1.5 घंटा दूर है उसका घर, ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा दूर है। लेकिन 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना और 2 घंटा कम से कम उसके घर में रुकना भी है ना भाई। अब गए हैं तो बैठेंगे भी जा करके, चाय नाश्ता भी कुछ थोड़ा बहुत आता है, हम चाहे ना चाहे, है ना, मन हो या ना हो, लेकिन पेरेंट जब हमको आगे से ऑफर करते हैं तो फिर हमें बैठना ही पड़ता है। फिर एक वीडियो भी शूट होती है, जैसे कि आपने देखा ही है, शॉर्ट्स वगैरह निकलते हैं तो उसमें समय लगता है, फिर उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि भाई ये वीडियो जो है ये आपका जाने दे या ना जाने दे, तो उस पूरी वीडियो को अपने को वेरीफाई भी करना पड़ता है ना, तो उसमें समय लग जाता है। वो समय निकाल करके, वो पूरा लगा करके भी मैं यहां पहुंचा हूं, केवल मैंने मुंह ही धोया आकर के, मैंने लंच भी नहीं किया। वहां से जो उसके घर पे मिठाई खाई थी, पानी पिया, क्योंकि मिठाई खाई, पानी पिया और थोड़ा सा फ्रूट लाके उन्होंने रखा, बस वो मैंने खाया हुआ है। 1 बजे का, 5 बज गए हैं, तो आने में ही टाइम लग गया, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। अब आपकी क्लास लेने के बाद ही मैं जाके घर पे डिनर ही करूंगा अब सीधा, और अगले दिन की पीपीटी बनाऊंगा कल की जो आपकी क्लास होगी। तो आप समझ रहे हो ना कि समय तो मैं तब निकालूंगा जब वाकई में समय मेरे पास होगा, फिलहाल तो नहीं है। लेकिन जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमसे पूरा असाइनमेंट नहीं बना, या सर असाइनमेंट का कम से कम सोल्यूशन दे दीजिए, इतने सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे उसके अंदर जो मैं छोड़ करके गया था आपके करने के लिए। वैसे तो वो इजी थे, इजी क्या थे, मतलब प्रीवियस ईयर सवाल ही थे वो सारे, ठीक है ना, लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन जरूर होगा। तो आपको मतलब क्या लगता है कि मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल हूं कि मैं सवाल देकर चला जाऊंगा आपको और उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, या सिर्फ एक ही सेशन लूंगा? भाई ये 10th क्लास नहीं है, ये 9th क्लास नहीं है। आप कभी 9th 10th में भी मुझसे पढ़ते थे ना, तो याद करो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक लेक्चर अलग से लेता था, एनसीईआरटी का पूरा डिस्कशन करता था कि नहीं करता था? तो ये कोई पहला मूवमेंट नहीं है भाई जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आगे और भी मौके आएंगे, आगे और भी चीजें आएंगी। आपका जो मिड टर्म आएगा जब सितंबर का, है ना, तो भी कोर्स थोड़ा सा स्लो होता है, उस टाइम पर भी मैं आकर के आपसे पुराने चैप्टरों का डिस्कशन करूंगा, पुराने चैप्टरों के सवाल करूंगा। जो बच्चे मुझसे नींव में पढ़े थे, 9th क्लास का हमारा बैच, उड़ान में पढ़े थे, 10th क्लास का हमारा बैच, वो याद करें। आप उदय वाले जरा बताएं बाकी अपने फेलो बच्चों को, जो आपके दूसरे क्लासमेट्स हैं, जो आपके दूसरे बैचमेट्स हैं, उनको बताएं जरा 11th का अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया है तो उसके बाद जो मैंने डिस्कशन किया है वो फुल एंड फाइनल किया है कि नहीं किया? किया है भाई, हर एक चैप्टर को क्लोज किया है मैंने अपने हाथों से। तो आपको क्या लगता है ये चैप्टर क्या मैं खुला छोड़ दूंगा जो पिछला वाला हमने पढ़ा है? ऐसा नहीं होगा बेटा, आपके बोर्ड आने तक मैं लगा रहूंगा, यह बैच डटा रहेगा अपनी जगह, चाहे यूट्यूब पर कुछ भी चलता रहे, है ना। वैसे हमारी एंगेजमेंट जो होती है, हमारा जो फोकस होता है, फिर वो यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाता है जब आप लोग का सिलेबस खत्म होने लगता है। लेकिन तुम टेंशन ना लो भाई, अगर मैंने तुम्हें कोई वादा किया तो वादा पूरा होगा। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं 11th के वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो 12वीं में यूज होंगे, तो मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा? पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। जब जब जिस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी तब तब मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ भाई, टेंशन ना लो आप। आपकी बोर्ड की तैयारी करवानी, वो भी जिस लेवल का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है उस लेवल के सवाल करवाने। मैं आपको जेईई के सवाल लेके आया कि नहीं आया? मैं नीट के सवाल लेके आया कि नहीं आया? पिछले मैं क्लासेस के बीच में नीट लेवल के सवाल लेके आ रहा हूं, क्लासेस के एंड में जेईई लेवल के सवाल लेकर के आ रहा हूं। प्रीवियस ईयर बोर्ड के वो सारे सवाल लेकर के आया 2025 के, 2024 के, जिनमें बच्चे रोए हैं, वो सारे सवाल मैंने आपके बीच में लाकर के सब्जेक्टिव सॉल्व करवाए। तो मैं बीच में छोड़ दूंगा क्या यार? इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मानो ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना। तूने ट्रस्ट किया है ना, ट्रस्ट करके ही ये बैच लिया है ना। तो कोई एक डिस्कशन नहीं होगा बेटा, ऐसे और डिस्कशंस आगे रखे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कोर्स भी आगे चलना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 2,
और अभी 15 मई आज हो गई है ना, 18 मई, 20 मई, 29 मई, 28 मई ऐसे उनके एग्जाम्स हैं। अब कुछ तो यूनिट टेस्ट में बेचारे लिख करके आएंगे कि नहीं आएंगे वो, है ना, नहीं तो 50% मार्क्स ही आएंगे। एक चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, स्कूल के अंदर तो तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, टेस्ट वो दूसरे चैप्टर तक का ले रहे हैं। आप समझो इस चीज को, ठीक है ना। तो मुझे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पूरी समझ है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ। अगर मैंने पहले वाले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा, नए सवाल भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। लेकिन ये टाइम टू टाइम होगा, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2-3 चैप्टर इकट्ठे कर दूं और फिर एक प्रैक्टिस सेशन लंबा ले लूं, 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन ले लूं किसी संडे को, ठीक है ना। लेकिन वो तब होगा जब कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके होगे अपने स्कूल के साथ और हमारे परिश्रम के साथ, ठीक है ना। दोनों चीजों के साथ जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तब मैं ये चीज करवाऊंगा। तो मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मेरे पास कुल 3 बैच ही हैं। एक उड़ान बैच है, एक उदय बैच है और एक परिश्रम बैच है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि उड़ान से कितना गुना ज्यादा फोकस मुझे परिश्रम और उदय पर करना है, कम से कम 5 गुना ज्यादा फोकस। मतलब जितनी मेहनत मैं कभी उड़ान में करता था ना, उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत, 5 गुना ज्यादा परिश्रम मैं इस परिश्रम बैच में करने वाला हूं। तो आपको ना तो PYQs की टेंशन लेनी है, ना NCERT डिस्कशन की टेंशन लेनी है, ठीक है ना ही टाइम टू टाइम रिवीजन की टेंशन लेनी है। ये सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो। आपने सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं और जो होमवर्क दिया जाए वो करना है, और इसको रेगुलर करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी 2 दिन क्लास कैंसिल हुई, उससे पहले के 3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई। सैटरडे क्लास नहीं होती हमारी, संडे क्लास नहीं होती हमारी, मंडे क्लास नहीं होती हमारी, ट्यूसडे कैंसिल हुई, वेडनेसडे कैंसिल हुई। इन 5 दिनों में आपने क्या किया, ऑनेस्टली बताना जरा। इन 5 दिनों में आपने फिजिक्स का क्या किया? ज्यादातर वो होंगे जिन्होंने खोल के भी नहीं देखी। 5 दिनों में खोल के भी नहीं देखा। मैं सच्चाई बोल रहा हूं भाई, मेरे को कमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूं ये बात। और आज जब मैं टॉपर से मिलके आया हूं ना, परिश्रम बैच का ही टॉपर है वो परिश्रम बैच से ही पढ़ा था लास्ट ईयर। वो पता क्या बोल रहा था, सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। 98% नंबर लेकर के आया वो CBSE बोर्ड के अंदर। CBSE बोर्ड में 98% मार्क्स लेकर के आया है। कैसे आए? मैंने पूछा बैकलॉग बनता था? बोलता हाँ बनता था। मैं कहता कभी मन नहीं करता पढ़ने का? हाँ ऐसा भी होता था, मन नहीं करता। लेकिन किसी भी चीज को ना उसने लिंगर ऑन नहीं किया। लिंगर ऑन का मतलब होता है लटका के, खींच के लंबा कर देना। बैकलॉग आया, कह रहा सर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर निपटा दिया। कह रहा मन नहीं होता था, 15 मिनट कुछ और काम किया, म्यूजिक सुन लिया। उसने मुझे खुद बताया, कह रहा सर मैं म्यूजिक सुन लेता था तो म्यूजिक से थोड़ी सी मुझे रिक्रिएशनल हो जाती थी, थोड़ा सा हील कर लेता था मैं खुद को। या फिर वो स्केचिंग करता था, उसकी एक हॉबी स्केचिंग करने की है। आज आप देखो NCERT वाला पर जाकर के, जब मैं उससे मिला हूं तो मैंने उसके साथ ऐसी ऐसी गहरी बातें करी हैं जो उसकी प्रिपरेशन से आप बहुत कुछ सीखोगे। NCERT वाला चैनल पर देखना, शॉर्ट्स डल रहे हैं। वो शॉर्ट्स में पूरी कहानी तो नहीं होती, लेकिन आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि उस टॉपर का माइंडसेट क्या है, और किसी भी टॉपर का क्या माइंडसेट होता है, किसी भी अच्छे मार्क्स लाने वाले का क्या माइंडसेट होता है। भाई मेरे भी अच्छे मार्क्स थे जब मैं 12th में था। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 12th के अंदर ऐसी मेहनत करी थी कि 1 साल में 2 साल का कोर्स करा था। तो मेरी बात भी अगर आप मानोगे ना, मेरी मार्कशीट भी अगर आप देखोगे ना, तो आप प्रसन्न हो जाओगे यार, आप भी सर टॉपर से कम नहीं थे। केमिस्ट्री में मेरे 98 थे, 100 में से 98, ठीक है। 12वीं के बाद मैंने केमिस्ट्री कभी छुई भी नहीं, पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए, छुई भी नहीं। फिजिक्स में मेरे 91 थे, 91, लेकिन पेपर में 100 नंबर का करके आया था और 100 का 100 बिल्कुल ठीक था। अब ये 91 कैसे आए? इट्स ऑल किस्मत। बहुत चीजें किस्मत पर डिपेंड करती है। आज मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं 10th बोर्ड वाले, आज मुझे मैसेज कर रहे हैं बच्चे 12th बोर्ड वाले, सर हम पेपर करके आए थे 9900 का, उम्मीद थी कि 9900 आएंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन सर हमारे तो 92 आए हैं। कहां कट गए 8 नंबर? ये चुभते हैं उस बच्चे को बेटा जिसने मेहनत करी होती है, उस बच्चे को चुभन होती है उस चीज से। आप भी तो कभी 10th बोर्ड दिए हो, आप भी समझ सकते हो कि जो टारगेट आपने सोचा था वो टारगेट अगर कभी अचीव नहीं होता, उससे थोड़ा पीछे रह जाता है, तो हल्का सा मलाल तो होता है, हल्का सा दुख तो होता है, लेकिन ठीक है, रिजल्ट की खुशी में सब चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। और पहली बार आप लोगों ने 10th का बोर्ड दिया था, उसके बाद हिम्मत करी थी कि यार हाँ 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं, चलो साइंस लेते हैं, चलो PCM लेते हैं, चलो PCB लेते हैं, चलो PCMB लेते हैं। फिर 11th में क्या हुआ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बेटर पता है कि आपने क्या किया 11th में। तो वो चीजें 12th में नहीं होनी चाहिए बेटा। कंसिस्टेंसी डे 1 से रखो। अगर तुम्हें 5 दिन का गैप मिला है तो उस 5 दिन के अंदर आप अपने बैकलॉग क्लियर करो।
आप में से बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं इस बैच के अंदर, बाद में जुड़े हैं। मैं चैप्टर एक चैप्टर पूरा करवा चुका हूं मैं, उसमें 9 लेक्चर लगे हैं। 9 लेक्चर देखने में आपको कितनी देर लगेगी आप डिसाइड करो, और लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। शॉर्टकट पे जाना हो तो फिर बैच खरीदने का फायदा नहीं, शॉर्टकट तो बहुत पड़े हैं, पूरा चैनल भरा पड़ा है। जिस टीचर से चाहो उससे पढ़ो, मुझसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो उनसे जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे पढ़ना है तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ना ही सुख है फिजिक्स का। फिजिक्स का सुख वन शॉट में नहीं है। पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं वन शॉट, पर मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं, कभी मैं भी अगर वन शॉट पढ़ा रहा हूं ना, तो वो सुख नहीं है जो मैं क्लास के अंदर आपको देता हूं। कंपेयर हो सकता है क्या कंटेंट? नहीं हो सकता बेटा। आप अगर कुछ आ करके खरीद करके देख रहे हो बैच के अंदर, और टीचर कई गुना ज्यादा मेहनत करता है जब आपके साथ बैच में जुड़ता है। पता है क्यों? एक अपनापन सा फील होता है कि यार ये मेरा बच्चा है, ये परिश्रम का बच्चा है, मेरा बच्चा है, ये लास्ट ईयर उदय में था, ये मेरा बच्चा है, ये उससे पहले उड़ान में था, ये मेरा बच्चा है। ऐसी लगाव फील होता है बच्चे के साथ। तो हम भी अपने से ज्यादा कोशिश करते हैं मेहनत करने की, कि जितना हमारा पोटेंशियल है ना मेहनत करने का, उससे ज्यादा मेहनत करेंगे इस बच्चे के लिए। तो आप स्ट्रेस मत लो इस चीज का, आप टेंशन मत लो, आप बस अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये 5 दिन जिन बच्चों ने वेस्ट करे हैं ना, हो सकता है ऐसे और भी दिन आए, कभी मैं बिजी हूं किसी चीज में, कभी समृद्धि मैम तो नहीं पढ़ा रही इस बैच में, आरुषि मैम मान लो बिजी है, ठीक है ना, और कभी सुनील सर मान लो बिजी हैं, कभी और कोई टीचर बिजी है, कोई बीमार पड़ गया, कुछ दिन क्लास कैंसिल हो गई, उस टाइम आप क्या करोगे? बैठे रहोगे। मेरे इनबॉक्स भरा पड़ा है, मेरा इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स भरा पड़ा है, सर क्लासेस कैंसिल क्यों हो गई, क्यों? मुझे स्पेशली वीडियो बनानी पड़ी, इसकी वीडियो बना करके बताना। अरे भाई हो गई अगर क्लास कैंसिल बाई चांस, तो आप अपना बैकलॉग पूरा करो। नहीं हो रहा, बैकलॉग नहीं है, 0 बैकलॉग है, तो रिवीजन करो। रिवीजन भी नहीं पूरा हो गया अगर, तो फिर सवाल लगाओ, असाइनमेंट लगाओ। कितना कुछ तो मैं देके जाता हूं क्लास के अंदर आपको, कितना कुछ तो मैंने दिया है पिछले चैप्टर में आपको करने को। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हर दिन पढ़ना है। और फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा। यह बात मैं दोनों टॉपर को बोल के आया हूं, मतलब वो तो चलो 12वीं पास हो गया, 10वीं पास वाली से जो मिल करके आया हूं मैं, उसको भी मैं चीज बोल करके आया हूं। बेटा मैं कहा तू नीट देने वाली है, वो नीट की प्रिपरेशन चालू कर रही है अभी, 10th बोर्ड से 11th में गई है अभी वो। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा फिजिक्स एक ऐसी चीज है तुझे रोज पढ़नी पड़ेगी। बायो तू कर लेगी, बायो थ्योरेटिकल होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है नो डाउट, लेकिन थ्योरेटिकल होती है। फिजिक्स में कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा अप्रोच समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है डिकोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रैक्टिस से होगा और वो रोज करनी पड़ेगी। पीसीएम वाले को नहीं बोलूंगा मैं कभी भी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला है ना, और जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको बोलूंगा मैथ रोज कर, उसके लिए मैथ रोज करनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पीसीबी यानी नीट की तैयारी कर रहा है मान लेते हैं, उसके लिए फिजिक्स रोज करनी जरूरी है। और बोर्ड का लेवल तो देखो जरा, केमिस्ट्री में वो लेवल ही नहीं है भाई, बायो में वो लेवल ही नहीं है, मैथ में भी ठीक ठाक लेवल है, लेकिन फिजिक्स के अंदर जरा लेवल देखो क्या है। बताओ रोज पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, या तुम शिकायत करने आ जाओगे कि क्लास कैंसिल क्यों हो गई है? ठीक है तो शिकायत नहीं करो, काम पे लग जाओ, ठीक है ना। ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कभी भी। ब्लेम गेम से पता किसका नुकसान होता है? उसी का जो ब्लेम कर रहा होता है दूसरे वाले को, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। ब्लेम गेम से सिर्फ हमारा ही साइकोलॉजिकल लॉस है, ठीक है ना, कि तेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से नहीं हुआ, तू कारण है, तेरी वजह। अरे तू खुद को देख पहले भाई, कि तूने क्या कमी रखी, तूने उस टाइम पर क्या किया। रिवीजन किया, बहुत बढ़िया बात है, बैकलॉग क्लियर किया, बहुत बढ़िया बात है, असाइनमेंट किया, बहुत बढ़िया बात है, यही करना था, यही तो करना था तुझे, वो तूने किया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया अगर, समय बर्बाद किया अगर, तो फिर वो समय कोई वापस नहीं ला पाएगा भाई। वो टाइम तो गया, वो टाइम तो चला गया, समय कोई वापस नहीं लाएगा। आपका शिकायत करने से ये तो नहीं होगा कि मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा उस टाइम पर, अरे यार बच्चे ने शिकायत करी है कि क्लास कैंसिल क्यों कर दी सर आज आपने, चलो मैं चलता हूं भाई क्लास लेने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है ठीक है ना, जो कमिटमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी ना हमको भी, ठीक है ना भाई। ये वर्दी पहनी है, इस वर्दी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, आपके साथ भी कमिटमेंट है और वो पूरी होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन ना लो। आइए चालू करते हैं। चैट बंद, फुल फोकस, फुल स्क्रीन, चैट बंद, फुल फोकस, फुल स्क्रीन पे फुल फोकस कर लो। आ जाओ आ जाओ। आप लोगों का यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग पूरा कर चुके हैं। सारे टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं चेक कर लो, क्योंकि मैं बताता हूं एक समस्या और चल रही है।
नहीं नहीं, ऐसी मजाक कर रहा था मैं तो। पढ़ाऊंगा कि समोसा खाऊंगा, मजाक कर रहा था मैं। मना कर दे, तू खा ले। अबे खा लेना। अच्छा एक और खा ले, कोई बात नहीं। हाँ जी, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें सबसे पहले आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ है, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती है, मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी उसके बाद आपने, जिसके अंदर हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं, है ना। देखा आपने कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने। डायपोल पढ़ा, डायपोल कहां कहां पर कैसी कैसी फील्ड बनाता है वो पढ़ा। उसके बाद आपने टॉर्क पढ़ी, है ना, टॉर्क पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की पढ़ी, फिर टॉर्क पढ़ी, ठीक है। उसके बाद आपने फ्लक्स पढ़ा, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी, उसकी एप्लीकेशंस देखी। कहां कहां की एप्लीकेशंस थी, एक थी इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाई थी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर उसके बाद पढ़ाई मैंने आपको इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अलावा जो भी चीजें आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर के मैसेज कर रहे हो कि आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, यहां से मिला, वहां से मिला, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है तो टेंशन नहीं लो, इसलिए सिलेबस चिपका के लाया था ताकि तू वेरीफाई कर सके। याद है, लेक्चर 1 में जाके देख, लेक्चर 1 में जाके देख बेटा, मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है कि सिलेबस क्या है। ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर मैं आया हूं, मैंने बोला है कि ये टॉपिक्स है ताकि तू वेरीफाई कर सके। उसके बावजूद भी मुझे मैसेज क्या आ रहे हैं इंस्टा पर, मैं आपको बताता हूं। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि काफी मैसेजेस होते हैं और हर तरीके के मैसेजेस होते हैं, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूं, कभी कभी रिएक्ट कर देता हूं। आग बना दी, है ना, फ्लैग बना दिया, ऑपरेशन सिंदूर की बातें चल रही होती तो बच्चे ने कुछ ऐसा इमोशनल मैसेज किया, मैंने फ्लैग बना दिया, कभी झंडा बना दिया, कभी हाथ जोड़ दिए, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूं, ठीक है ना। तो मैं रिएक्ट कर देता हूं, लेकिन मैं रिप्लाई कितना कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना, आप समझते हो। अब मुझे बच्चे आके क्या बोल रहे हैं, कह रहे सर सीयूईटी वाला चैनल पर आपने आज से 2 साल पहले 2 years अगो एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर। सर वो वीडियो ना 1 मिलियन के पार चली गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कहा बेटा धन्यवाद, पहली वीडियो नहीं है मेरी जो 1 मिलियन के पार गई है, और मुझे कोई व्यूज से फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने मिलियन गई है, कितने मिलियन नहीं गई है। मेरी वैल्यू टीचर की है, पढ़ाने की है, गाइड की है, मेंटोर की है, मैं वो काम अच्छे से करता हूं। मैं व्यूज नहीं देखता उसके बाद कितने आए कितने नहीं आए, ठीक है ना भाई। तो कितनी ही वीडियो पता नहीं कितने मिलियन चली गई होगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें बच्चा ये लिखता है साथ में, सर बट। मैं कहा क्या बेटा बट? कहता है सर उसमें जो आपने टॉपिक्स करवाए हैं ना, वो सारे टॉपिक आपने परिश्रम बैच के अंदर क्यों नहीं करवाए। मैं कहा बेटा ऐसा कौन सा टॉपिक है? तो उसने क्या लिखा, सर यूनिफॉर्मली, ये कहां गया, यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल तो आपने बताया, आपने सॉलिड कंडक्टर नहीं बताया। कहीं दिख रहा है तुझे सॉलिड कंडक्टर बेटा? इसमें नहीं है ना, कट गया है। लेकिन सीयूईटी का सिलेबस अलग है, सीयूईटी का सिलेबस अलग है, अलग है नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, अलग था। आज से 2 साल पहले जो सीयूईटी का सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा था कि जाके वो वीडियो मत देखो। बोला था ना मैंने, फिर भी देखी, फिर भी देखी। और इतने तेज हैं ये लल्लू लाल, वह कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो के नीचे जाके, कमेंट कर रहे हैं कि यार यहां पे कोई कमेंट मत करो, रक्षक सर ने देख लिया तो गुस्सा हो जाएंगे। ये मैंने कमेंट पढ़ा वहां पे जाकर के। मैं अगर जा रहे हैं देखने के लिए, देखो तो सही कोई पहुंचता है क्या नहीं पहुंचता। वहां पर मैंने जाकर के देखा, न्यूएस्ट खोल करके कमेंट्स, उसमें लिखा हुआ, अरे यार यहां पर कोई भी भाई कमेंट मत करो, रक्षक सर को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भाई यार नौटंकी हो तुम यार, 1 नंबर के यार सारे। तो भाई मेरी बात को समझो, सीयूईटी का जो आज का सिलेबस है ना, वो यही वाला है जो पीछे लिखा हुआ है। लेकिन जो तू वीडियो देख रहा है वो 2 साल पुरानी है। तब सिलेबस रिड्यूस्ड नहीं था, तब टोटल सिलेबस आता था सीयूईटी में, अब नहीं आता, अब यही आता है, ठीक है ना। तो मैं अब वही करवाऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर होगा। अच्छा, फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं कहने के लिए, सर स्कूल में हमारे मैडम ने, स्कूल में हमारे सर ने वो करवाया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और सर आपने भी सीयूईटी वाला चैनल पर जो वीडियो है उसमें करवाया हुआ है। बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ना साफ साफ लिखा होता था पहले, यहां पे साफ साफ कोमा डाल करके ना बीच में लिखा होता था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करवाना है बच्चे को, पर सिलेबस से कट गया है भाई। मैं क्यों उस पंगों में पढ़ूं, एक लेक्चर और फालतू दूं, फिर ये लेक्चर और लेट हो अगले वाले चैप्टर। आप समझ रहे हो ना, जो आप वो सीयूईटी वाला पर जाकर के मेरे पुराने लेक्चर देख रहे हो ना बेटा, वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं। तो कृपया करके कंपेयर ना करें दोनों लेक्चरों को, दोनों टॉपिक्स को,
ठीक है ना। कुछ चीजें उसके अंदर आपको ज्यादा मिलेंगी, कुछ चीजें आपको यहां ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहां पर मैं घंटे ज्यादा बिता रहा हूं, सवाल ज्यादा करवा रहा हूं, वो सवाल आपको वहां नहीं मिलने वाले। या सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा करवाऊंगा, वहां ऑब्जेक्टिव ज्यादा करवाए हैं, वह सीयूटी के प्रीवियस ईयर करवाए हैं, यहां पर मैं सीयूटी के भी करवा रहा हूं, नीट के भी करवा रहा हूं, जेई के भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करा करो यार। अब स्कूल वाली मैडम ने तुम्हें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करवा दिया, तो मैं बताऊं क्यों करवाया है? क्योंकि कुछ टीचरों की आदत होती है, उन्होंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए होते हैं, कुछ नोट्स बनाए होते हैं अपने टाइम पर, है ना, वो नोट्स को अपडेट नहीं करते। ये आदतें हैं। पुराने टीचर जो स्कूल के होते हैं ना, मैं भी कभी स्कूल में पढ़ाया हूं, मुझे पता है ना स्कूल में कैसा वातावरण रहता है। तो वातावरण कुछ इस प्रकार का होता है कि टीचर के पास, फिजिक्स के मास्टर के पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो सारी डेरिवेशन लिख करके लाता है। डेफिनेशन भी होंगी और डेरिवेशंस भी होंगी, सारी लिख करके लाता है, पन्ने पलटेगा, उसके हिसाब से वो लिखता चला जाएगा, उसके बाद फिर वो डेरिवेशन को समझा देगा। मैं नहीं कह रहा कि कोई खराब तरीका है पढ़ाने का, अपना अपना तरीका है। हम पीपीटी पे लिख के लाते हैं, वो अपने हाथ में लिख करके लाते हैं, उसमें रजिस्टर में लिख करके लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नोट्स को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एनसीईआरटी में कहां है बताओ? सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फेरिकल जो ये होता है कंडक्टर, वो कहां है एनसीईआरटी में बताओ? ठीक है, तो टेंशन ना ले बेटा, जितना मैं करवा रहा हूं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं, आगे भी जो मैं करवाऊंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सिलेबस ये लिखा आपके सामने। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी चीज की डेरिवेशन नहीं है तो सिर्फ फॉर्मूला है। मैं क्यों घुसूंगा डेरिवेशन में? फिर क्या काम किया आपके? जब सिलेबस में नहीं है तो फिर क्यों पंगा लूं मैं उस चीज का? ठीक है ना भाई, जो चीजें कट चुकी हैं वो करवाने का फायदा नहीं है। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे और भी आए, वो कह रहे हैं सर पिछले साल परिश्रम में हमारे पास खजाना है, उससे पिछले साल वाले परिश्रम का भी हमारे पास खजाना है, हमने वो वाला वीडियो जाकर के देखा, उसमें उन सर ने बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है, आप उस हिसाब। फिर वही बात बेटा, हर साल सिलेबस चेंज हुआ है, हर साल सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस करा है, ऐसी ऐसी चीजें ला करके लिख दी है उन्होंने, डेरिवेशन नहीं सिर्फ फॉर्मूला। तो मैं क्यों पंगों में घुसूं? जो 2 साल पुरानी वीडियोस हैं, 1 साल पुरानी वीडियोस हैं, वो सब उस टाइम के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, अगर आप अपने स्कूल के एग्जाम के लिए, स्कूल के टेस्ट के लिए थोड़ा सा आगे देखना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि मॉडर्न फिजिक्स पहले करवा दी जाती है, तो उनके लिए खजाना अच्छा है भाई, पर पूरा खजाना अच्छा नहीं है। पूरा खजाना अच्छा आज के सिलेबस के हिसाब से नहीं है। तो आप प्लीज सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, या आप किसी और बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हमारे यहां पे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत सारे यहां पर हैं। ठीक है ना, तो पता चल जाता है हमको, डिटेल्स जब हम लेते हैं तो आइडिया लग जाता है अपने को कि बच्चा कहां का है। तो बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे यहां पर आते हैं परिश्रम में, हर साल आते हैं, उड़ान में भी थे, उदय में भी थे, हर बोर्ड का बच्चा यहां पर आता है। उनके अपने अपने बोर्ड के बैचेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आते हैं कुछ बच्चे यहां पर। तो भाई अपने अपने बोर्ड का सिलेबस अपनी अपनी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करो और चेक करो कि वो चीज है भी या नहीं है, या तुम लगे हो बस पढ़ने में। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का थ्योरी लिखवा दीजिए सर। अरे भैया क्या बोले, क्या बोले? अब डाउनलोड करके देखो सिलेबस को। नहीं डाउनलोड होता मैं ले आऊंगा छाप करके, यार मैं ला तो रहा हूं। वेरीफाई तो कर ले, वेरीफाई भी नहीं करना। पुराना आपने 2 साल पहले पढ़ाया था, अब क्यों नहीं पढ़ा रहे? भूल गया मैं, याददाश्त कमजोर है मेरी, बादाम खाने छोड़ दिए बेटा मैंने, मूंगफली खाता हूं तब से। 2 साल पहले बादाम खाता था, तब मुझे याद था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, या सॉलिड कंडक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब मुझे पहले याद था बेटा। मैं अभी भूल गया हूं एकदम, मैंने बादाम खाने छोड़ दिए यार, इसलिए पढ़ाना भी छोड़ दिया। वो कैसी बातें करते हो यार तुम यार। अब से ऐसे मैसेज मत करना भाई, ठीक है? मुझे पता है सिलेबस क्या है, मुझे पता है क्या पढ़ाना है, मुझे पता है इस टाइम पर कौन कहां क्या पढ़ा रहा है, ये भी पता है मुझे। एट प्रेजेंट पीडब्ल्यू के अलावा भी कौन सा टीचर किस बैच में क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी मुझे पता है भाई। मैं अपडेट रहता हूं पूरे समाज से, हमारा जो टीचर समाज है ना, उससे मैं पूरा अपडेट रहता हूं कि किस बैच में क्या, कौन व्यक्ति क्या कंटेंट दे रहा है। ठीक है ना, और जो रेलेवेंट होगा मैं तुम्हें वही करवाऊंगा। अब तुमने ट्रस्ट किया है तो फिर आंख बंद करके करो, मतलब इतनी भी आंख मत बंद करना, थोड़ी खोले भी रखना, क्योंकि तुम्हें भी उन आंखों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट तो करो यार। ठीक है, तो ऐसे मैसेज अब मत भेजना बेटा, ठीक है ना? पहला पहला चैप्टर था, तो पहली पहली चैप्टर में ठीक है, आपने यहां वहां भगे, जाकर के देखा, पुराने खजाना देखे, पुराने बैच देखे, या मेरा ही कोई पुराना वीडियो देखा और फिर उसको आज के वीडियो से कंपेयर किया, तो ये कोई ठीक तरीका तो नहीं है। आपको खुद सोचना चाहिए कॉमन सेंसिकल होकर के कि भाई वो चीजें हैं भी कि नहीं है सिलेबस में।
ठीक है ना। और बाई चांस ऐसा हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, तो जरूर रिपोर्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जी आप मुंह बंद करके बैठो और आंख बंद करके और मुंह बंद करके, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से भी कोई गलती हो सकती है तो रिपोर्ट कर देना, मुझे बता देना करके सर ये चीज ऐसी ऐसी है और ये चीज नहीं है, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, करवा देंगे। मिसलेनियस टॉपिक ला करके मिसलेनियस लेक्चर ले लूंगा, रिकॉर्डेड डलवा दूंगा किसी चीज को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, उदय बैच था लास्ट ईयर, उदय बैच के अंदर जब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना तो इतनी सारी डेरिवेशंस नहीं है रोटेशन चैप्टर में, लेकिन मैंने एक कदम बढ़ करके ही करवाई है। मैंने अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर डलवा दिया था, जो बच्चे उदय में थे लास्ट ईयर उनको याद होगा। रोटेशनल चैप्टर जो हमारा होता है, रोटेशनल डायनामिक्स जिसको रोटेशन बोलते हैं, वो चैप्टर की एक अलग से डेरिवेशन की वीडियो डाल दी थी मैंने बच्चों के लिए। मैं कहा चलो ठीक है, जितनी डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल में करवा रहे हैं लो पकड़ो, क्योंकि स्कूल में ना 11th में अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं मास्टर, क्योंकि होम बोर्ड होता है, मतलब स्कूल का पेपर आता है, स्कूल के पेपर में मास्टर ने बनाना है वो पेपर। तो तब तो मैं बहुत ज्यादा करवाता था 11th के अंदर। 12th में सिर्फ प्रिसाइज ही काम जरूरी है, जो सीबीएसई बोर्ड पूछेगा, क्योंकि आप लोग सीबीएसई बोर्ड के हो, ये सीबीएसई बोर्ड का बैच है, तो मैं वही करवाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में होगा, ठीक है। और वो सीयूईटी में भी है, ऐसा मत समझना कि सीयूईटी में नहीं है, सीयूईटी में भी यही सिलेबस आ रहा है बेटा, ठीक है। रिड्यूस हो गया सिलेबस सीयूईटी का भी, और इसी साल से हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। पहले केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ता था बच्चे को, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना, अब सरफेस केमिस्ट्री शायद अभी भी है, सॉलिड स्टेट पर सॉलिड स्टेट कट चुका है। आप चेक करो आपकी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट है क्या? नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री है क्या? सरफेस केमिस्ट्री ही था वो, नहीं है सरफेस केमिस्ट्री भी। कौन कौन से चैप्टर हैं? सॉल्यूशंस पहला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरा, और केमिकल काइनेटिक्स तीसरा। बस ये 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, बाकी ये दोनों कट चुके हैं। पहले 5 थे, हमने 5 पढ़े अपने टाइम पे, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। अब ये सीयूटी से भी कट चुका है बेटा, बोर्ड से भी कट गया है सीबीएसई के, और सीबीएसई से सीयूटी से भी कट गया है, ठीक है ना। तो अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, चैप्टर ही काट दिए हैं पूरे पूरे। फिजिक्स में तो चलो अच्छी बात है कि एक ही चैप्टर इन्होंने काटा है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स करके एक चैप्टर है, मैंने वो भी पढ़ा रखा है सफल में जाकर के, वहां से देख लियो मन करे तेरा तो। कम्युनिकेशन सिस्टम्स यहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ट्रस्ट करो यार थोड़ा, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता इस चीज में, गाइड करता हूं बस मैं यार, मैं तो एक गाइड हूं भाई। मैं ही बुरा मान के बैठ जाऊं, मैं ही गुस्सा होके बैठ जाऊं, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, है ना भाई। तो मैं नाराज गुस्सा उस्सा नहीं होता, वो मेरे चेहरे से या बोली से लगता होगा तुमको कि यार सर तो नाराज हो गए, नाराज नहीं हूं मैं। आपको गाइड करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, तो मैं करता रहूंगा हमेशा, ठीक है। उसमें जितनी भी देर लगे या जब भी मुझे टाइम मिले मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के अंदर पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले नहीं पढ़ाता, ठीक है। अब इसमें मत भसड़ करना मेरे साथ कि सर पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, आप वो नहीं पढ़ा रहे, आप तो ये पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हां, अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, हर मास्टर का अपना अपना वे होता है मास्टर का पढ़ाने का भाई। कोई पोटेंशियल एनर्जी से चीजों को उठाता है, कोई पोटेंशियल पहले पढ़ा करके फिर एनर्जी उसके थ्रू डिफाइन करता है। एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आपके स्कूल में हो सकता है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पढ़ाएं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएं, फिर इलेक्ट्रिक पढ़ा करके फिर यहां आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है ना। मेरा स्टाइल ये नहीं है, मेरा स्टाइल ये नहीं है, क्योंकि मुझे आपको यह समझाना कि पोटेंशियल आया कहां से, ये पोटेंशियल शब्द का इजाद ही कैसे हुआ, ये पोटेंशियल शब्द पैदा कहां हुआ है, वो नर्सिंग होम में मुझे जाके देखना है कि पोटेंशियल पैदा कहां हुआ है। पोटेंशियल पैदा होता पोटेंशियल एनर्जी से है। तो अब ठीक है, एनसीईआरटी ने फ्लो ऐसा बना रखा है तो लोग चालू हो गए वैसा पढ़ाने, मैं वैसा नहीं पढ़ाता भाई। मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, मैं पढ़ाता हूं आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पकड़ाने के लिए, आपके माइंड में सीमेंट करने के लिए, सेट करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं तो शुरू करूंगा वर्क एनर्जी की यादों की बारात से, यानी 11th क्लास से, ठीक है। तो 11th क्लास के अंदर चलते हैं, आगे बात करते हैं। 11th क्लास के अंदर आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है। मैं पूरे पूरे कॉन्सेप्ट तो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, जितने का यूज होगा मैं उतना आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सुना है? नहीं सुना? कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, और मुझे बता देना कि इस तरीके से कोई 12वीं में पढ़ा दे आपको तो चैप्टर 2, कोई चैप्टर 2 इस तरीके से कोई पढ़ाता हो तो बता देना कि वो 11th से टॉपिक लेकर के आ रहा और फिर 12th में क्लैरिटी ला करके दे रहा है। ढूंढ लो, मैं ही मिलूंगा सीयूईटी पे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, सुनिएगा,
कि आप जब सारी फोर्सेस का वर्क डन कर लेते हो, ऐड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अगर आपने ऐड कर लिया, तो यह हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। याद कर लो जरा 11th वालों, याद कर लो जरा उदय वालों, याद कर लो जरा जिन्होंने 11th ढंग से पढ़ी है। यह है यादों की बारात। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। इसका मीनिंग क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको हिंदी में। मैं इसको डिफाइन या कॉन्सेप्ट खोलने नहीं वाला इस चीज का, बस आपको मैं समझाने वाला हूं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो एक बॉडी होती है, उसके ऊपर कहीं से भी फोर्स लग सकती है, इधर से इधर से इधर से इधर से, कहीं से भी फोर्स लग सकती है। आप जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, सबके वर्क डन निकालो। यह कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है, सुनिएगा, यह कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है जितने भी वर्क डन हो रहे हैं एक बॉडी पर, सबका वर्क डन ऐड कर दो। इधर वाली फोर्स का भी कर दो, इधर वाली का भी कर दो, इधर वाली का भी, इधर वाली का भी, इधर भी, इधर भी, जितनी वो लग रही है सबका वर्क डन क्या कर दो, ऐड कर दो। बोला फिर क्या होगा? बोला जितना वर्क डन आप ऐड करोगे ना, वो सारा का सारा इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज में चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के चेंज में मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर। याद करो, याद करो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। वी मतलब स्पीड, वी मतलब वेलोसिटी, स्पीड। मास तो चेंज हो नहीं सकता भाई, मास चेंज होने की तो यहां पर बातें होती नहीं है। 99% ऑफ द केसेस में मास तो चेंज होगा नहीं, वो 1% केस की आपको टेंशन लेनी नहीं। स्पीड चेंज की बात यहां पर चल रही है। तो जब भी आप वर्क डन करोगे बाय ऑल द फोर्सेस, स्पीड में चेंज आएगा। या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड घटेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी या तो बढ़ने वाली है या तो घटने वाली है। ये कह रहा है पहला वाला फॉर्मूला। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने यहां पर लिखा है, इसका मीनिंग ये है। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा बेटा? 11th क्लास की बातें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता इसके ऊपर। आप इसको घोट जाओ, फटाफट पी जाओ इसको, निगल जाओ इसको फटाफट से। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, ऐसा ये बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो होता है वर्क डन बाय कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। वर्क डन बाय कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। लिख के दिखाता हूं क्या है ये, मैथमेटिकली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सीएफ का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे ही लिखते हैं इसको प्यार से, मैं ऐसे ही लिखता हूं। वर्क डन के पैर में कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बसड़ है, ये क्या है? यू क्या होता है सर? यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा क्या होता है? मतलब चेंज। तो ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके नेगेटिव के बराबर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। सर इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग कुछ नहीं है, मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन होता है। आप इतना ही समझ लो, आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत गहराइयां जाकर के 11th में मिलती हैं बेटा। उतनी गहराइयों में मैं तुम्हें नहीं उतार पाऊंगा। आप बस इतना समझ लो कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो डिफाइन ही ऐसे होती है, मतलब उसका वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ऐसे ही डिफाइन होता है कि वो नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा डब्बा बंद। इन दोनों की मदद से, इन दोनों की मदद से हम आज का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। ये दो फॉर्मूलों की मदद से, ये दो फॉर्मूले एक बार अपने दिमाग में छापो। इनका मीनिंग आपको जितना भी समझ में आया, 40% समझ में आया, 30% समझ में आया, 20% समझ में आया, 10% ही समझ में आया, दिमाग में छापो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, अब आगे सुनो, ये डन है, आगे सुनो। ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या होता है सर? किन किन फोर्सेस की बात हो रही है? तो देखो, दो टाइप की फोर्सेस की बात यहां पर होती है। ऑल का मतलब दो टाइप की फोर्सेस है। कौन कौन सी? या तो होगी कंजर्वेटिव फोर्स या फिर होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इसको जनरली हम लोग एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। सर व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स? जो मैं अपने हाथ से खींच के लगाता हूं वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। सर फिर कंजर्वेटिव कौन सी होती है? तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जरा याद रखो, जरा याद रखो। तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कोई पूछे आपसे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, तो तीन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके सिलेबस में है। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये तो 11th में थी। हां ठीक है, टेंशन ना ले फिर तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, 11th में थी तो गई। दूसरी स्प्रिंग फोर्स, जिसको इलास्टिक भी कहते हैं।
सर ये भी 11th में सुनी सुनी थी। हां तो 11 में थी, गई। तीसरी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सुनिए। अबे कूलम फोर्स, लल्लू लाल कहीं के, कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाली फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्शन चार्जेस के बीच में जो होती है, वो भी कंजर्वेटिव है पगले, वो भी कंजर्वेटिव ही है लल्लू लाल कहीं के, समझा? तो जो चार्जेस के बीच की फोर्स है ना, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। इतना याद रहेगा। 3 प्रकार की कंजर्वेटिव फोर्स है। ऊपर वाली 2 गई 11th में, भूल जाओ। तीसरी वाली की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्स फोर्स। ठीक है, वही कंजर्वेटिव फोर्स के वर्कडन की यहां पर चर्चा चल रही है। तो अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पुरानी बातों को छोड़ करके आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, वर्कडन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? सर कंजर्वेटिव फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक ही तो लिखा है, और तो क्या ही है, बाकी सब तो वही है। 11th का ही डेफिनेशन है यहां पर भी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कोई दिक्कत? उठा के इसको एक बार यहां रख देते हैं, क्योंकि हमारी कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। तो एक हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरी फोर्स का वर्क डन कौन सा ले रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सी है सर? ये वो जो मैं अपने हाथ से खींच के लगाता हूं। यस, मैं ये भी करूंगा, मैं हाथ से खींच करके भी फोर्स लगाऊंगा। जो हाथ से खींच करके फोर्स लगाई जाएगी उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल। और वो कंजर्वेटिव नहीं होती, वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। हाथों से लगाई जाने वाली फोर्स, पैरों से लगाई जाने वाली फोर्स, धक्का मारने वाली फोर्स, बाल पकड़ के नोच देने वाली फोर्स, उठा के पटक देने वाली फोर्स, ये हाथों पैरों की जो फोर्स होती है वो सब एक्सटर्नल फोर्स कहलाती है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर में होती है। समझ गए ना? किसी के बाल पकड़ के खींच देना ग्रेविटेशन की फोर्स है क्या? नहीं। स्प्रिंग है क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक है क्या? नहीं। समझ गए ना? तो ये 3 ही प्रकार की फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, इसके अलावा सारी नॉन कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव, हाथों पैरों की फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। तो यही सब आपको सुनने को देखने को मिलेंगी। बढ़िया, अब आगे सुन। तो एक हो गई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, क्योंकि ऑल में तो दोनों आने चाहिए ना। यहां पर मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं इसको धीरे धीरे। ऑल फोर्सेस अगर बात हो रही है तो फोर्सेस 2 भागों में डिवाइडेड है, या तो कंजर्वेटिव फोर्स होगी या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, और दोनों ही डेल्टा के बराबर होंगी। मैथ्स है, मैथ्स। अरे मैथ चल रही है यार, फिजिक्स कहां है? मैथ है। तो ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव या तो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यहां पर हमारे लिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी है? एक्सटर्नल फोर्स है। ये भी बराबर किसके है? डेल्टा के है। बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया मैथ चल रही है सर। इस इलेक्ट्रिक वाली को उठा करके यहां से यहां रख देते हैं। रख दें सर? क्या ये डेरिवेशन करवा रहे हो क्या? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। 11th वाले बच्चे इसको जानते हैं पहले से, जो उदय में खासकर पढ़े हैं वो इसको पहले से जानते हैं। जो मैं अभी लिखूंगा वो पहले से जानते हैं, इसलिए उनके लिए यादों की बात है। आपके लिए जो 11th तो ढंग से नहीं पढ़े हैं, जो ये बातें एकदम नई नई देख रहे हैं, उनके लिए तो ये पहली बारी है भाई, उनके लिए तो ये पहली बारी है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी नेगेटिव डेल्टा यू के बराबर है, प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक, यहां से एक्सटर्नल वर्क डन जो निकल करके आया वो आया डेल्टा के, और माइनस डेल्टा यू उधर भागेगा तो हो जाएगा प्लस डेल्टा यू। एक मिनट जरा, एक मिनट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्योर मैथ्स, प्योर मैथमेटिक्स चल रही है, और तो कुछ नहीं है। इसको उठा के यहां पुट किया, उसे उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा पता है? जब मैं चार्जेस को चलवाऊंगा, जब मैं चार्जेस पर एक्सटर्नल वर्क डन करूंगा, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं ये मेक श्योर करूंगा, अभी डेफिनेशन में भी दिखेगा आपको, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो स्लो 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 चल के आए। सर ऐसा क्यों करोगे आप? ये स्लो स्लो की बात कहां से आ गई? ये स्लोली स्लोली चलाने की बात कहां से आ गई? अभी देखना, आप डेफिनेशन में है, मैं नहीं बोल रहा अपने मुंह से, मैं कह रहा हूं डेफिनेशन में है, आप चेक कर लेना। अभी एनसीईआरटी खोल के चेक कर लेना भाई, स्लोली शब्द दिया हुआ है। एक और टर्म भी दी हुई है, स्लोली के अलावा क्या टर्म हो सकती है मैं वो भी बताता हूं आपको। स्लोली होगा, ठीक है ना, या फिर जीरो एक्सेलरेशन होता है, ये भी एक ही बात है। स्लो लेकर के आना यानी विदाउट एक्सेलरेशन के लेके आना,
बिना एक्सेलरेशन के लेके आना, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना। कांस्टेंट वेलोसिटी से बोले, स्लोली बोले या जीरो एक्सेलरेशन से बोले, एक ही बात है। इन सबका एक ही मीनिंग होता है, डेल्टा के का जीरो होना। जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है बेटा, जीरो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला रहे आप। क्यों नहीं ला रहे? कहां से आ गई बात? आएगा समझ में, सुनते जाओ। थ्योरी चल रही है अभी, तो प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा, थ्योरी चल रही है अभी। जीरो एक्सेलरेशन या फिर स्लोली लाने या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी लाने का मतलब होता है डेल्टा के का जीरो होना। ठीक है? और मुझे बता, अगर मैं एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं, यहां देखियो, मैथ्स देखियो और फिर फिजिक्स समझाता हूं, इससे फिजिक्स की फील देता हूं। मैं अगर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं, मतलब मैं अपने हाथों पैरों से चीज को खींच के ला रहा हूं। किसको ला रहे हो सर? चार्ज को ला रहा हूं। चल तू सोच ले, चार्ज को खींच के ला रहा हूं, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, उससे वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन दो भागों में बट रहा है। मेरा किया मेहनत, मेरा किया परिश्रम, मेरा किया एक्सटर्नल वर्क डन दो भागों में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से दो भाग? एक भाग बनता है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, दूसरा भाग बनता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो आप मुझे बताओ, सोच के बताना, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा किया वर्क डन चार्ज की स्पीड को बढ़ाए? मेरा किया वर्क डन चार्ज की स्पीड को बढ़ाने में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूंगा कि चार्ज कैसे आए? स्लो स्लो आए। चार्ज कैसे आए? जीरो एक्सेलरेशन से आए। चार्ज कैसे आए? कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, यानी डेल्टा के जीरो हो। यानी मेरा किया वर्क डन, मैं नहीं चाहता कि वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवाए। मेरा किया वर्क डन सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर घुसना चाहिए। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा? चार्ज को स्लो लाना पड़ेगा, चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा कर दूंगा, तो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो सारा का सारा डेल्टा यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहे एनसीईआरटी खोल लो, आप चाहे कोई भी रेफरेंस किताब खोल लो, आप चाहे अपने स्कूल के नोट्स खोल लो, सीधी डेरिवेशन यहां से स्टार्ट करवाई जाती है। मुझे आपत्ति है इस चीज से, मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से। सीधा सीधा आपने कैसे कह दिया कि एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है? सीधा बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सीधा सीधा किताबों में दिया होता है, सीधा सीधा स्कूल वाले लिखवा देते हैं, मास्टर लिखवा देते हैं। ये कोई नहीं बताता, ये आपको नहीं मिलेगा 12वीं में, ये 12वीं किताब, क्योंकि वो तो मान के बैठे ना कि भाई आपको 11वीं आती है। वो तो मान के बैठे ना कि आप ऑलरेडी जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, आप ऑलरेडी जानते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन होता है। वो ये मानते हैं, पर मैं मानता हूं कि आपको नहीं आता, और जो उदय पड़े हैं ना, उन लल्लू लालों को भी नहीं आता। चलो मैं तो ये मानता हूं, तभी मैं इतना समय लगा रहा हूं ये बताने में। 20 मिनट लग गए, लगते ही है, हर बार लगते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये जो एंड में बना, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, जहां से 12वीं स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, जहां से इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, ये आया कहां से? एक्सटर्नल वर्क डन कैसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के बराबर होता है भाई? ऐसे होता है, ऐसे होता है कि चार्ज को बहुत हौले हौले लाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता लाना पड़ता है, स्लोली स्लोली लाना पड़ता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना पड़ता है, जीरो एक्सेलरेशन से लाना पड़ता है। यानी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना। काइनेटिक एनर्जी के चेंज का मतलब क्या? स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना। जिस स्पीड से ला रहे हो, धीरे 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 लाना है, स्पीड बढ़ा के नहीं लाना। स्पीड बढ़ा के लाया तो तेरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर रहा होगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में पूरा स्टोर नहीं हो पाएगा। हम चाहते ये हैं कि हमारा वर्क डन पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में लगे, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो। कुछ समझ में आ रहा है? 11th वालों को तो आ गया होगा मुझे लगता है। 11th जो ढंग से पढ़े उनको तो ये बात याद आ गई होगी कि हमने पढ़ा था कि वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात बताऊं, ये जो मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं ना, ये सब कुछ, ये आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के टाइम पर इसको डिराइव करने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के लिए पढ़ा था। क्या थी? याद है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी Gm1m2 बटा R विद अ माइनस साइन। यह डिराइव किया था 11th में, आप सभी ने लिखी होगी ये वाली डेरिवेशन। जिस जिस बच्चे ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा
पढ़ा होगा, समझा नहीं होगा। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आपने समझा होगा, मैं कह रहा हूं अगर आपने पढ़ा होगा ना, ये सब कुछ आपने लिखा होगा अपने हाथ से। वहां पर मास को लेके आते हैं, एक मास रखा होता है, दूसरे मास को स्लोली 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 लेके आते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और निकल करके आंसर मिलता है ये। समझे कुछ? वो सब ये ही है। तो 12th की स्टार्टिंग में जब मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं ये बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं, तो फिर ये बताना तो पड़ेगा ना कि कहां से आई, स्लोली आया तो क्यों आया। अब मुझे एक बात बता, मान ले टॉपिक में तेरे को ना पढ़ाता, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं। देख देख, पढ़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ एक बार, पढ़ तो सही, पढ़। आजा आजा मेरे साथ साथ पढ़। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ रहा है, हिंदी बोल दूं, टेस्ट चार्ज को लाने में, ब्रिंगिंग मतलब लाना, में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जो काम करना पड़ रहा है इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज स्लोली। मैंने नहीं लिखा, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, मैंने नहीं लिखा, बहुत जानी मानी डेफिनेशन है। ये स्लोली शब्द क्यों है? इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ले, किताबी भाषा है, मेरी खुद की नहीं है। पर सोच, अगर मैं यहीं से चैप्टर चालू करवाऊं, यहीं से यही टॉपिक चालू करवाऊं, तो तेरे मन में सवाल ही सवाल उठते रहेंगे। वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज को लाने में एक दूसरा चार्ज पहले से बैठा है, फिर कह रहे हैं सर स्लोली लाओ, फिर कह रहे हैं कि उस पे किया वर्क डन सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। हां, यही तो मैथमेटिकली बता रहा हूं, तब से यही तो मैथमेटिकली बता रहा हूं कि जो तू एक्सटर्नल वर्क डन करेगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा, अगर तूने ये फॉलो करा तो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना किया तो। क्यों? क्योंकि ये है, ये कहां से आया, क्योंकि ये है, ये कहां से आया, ये है, ये कहां से आया, ये है, ये कहां से आया, ये है। समझे? कुछ कुछ समझे? टेंशन ना लो। देखो, मुख्य बात इधर से स्टार्ट होती है, वैसे मेन बात यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन ये भी कैसे आया, बच्चे को फील तो हो, पता तो हो कि मिस क्या किया है 11th में। बेइज्जती सी तो लगे, नाक डुबाने जाए अगर चुल्लू पानी में तो पानी कम पड़ जाए भाई, ऐसी बेइज्जती तो महसूस होनी चाहिए कि क्या मिस करके आया हूं, और आ गया 12वीं में पास होके, 11वीं बिना पढ़े बर्बाद बोल के पास हो गया बस कैसे तैसे, छोड़ के क्या आया, मिस क्या किया, फील क्या नहीं ली, सोचो। पर कोई बात नहीं, अब रिग्रेट करने का तो टाइम नहीं है। टाइम यही है कि आप चीजों को जितना हो सके उतना समझें, क्योंकि 11th लेवल पर इससे ज्यादा टाइम में नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ बेटा स्लोली लेके आ रहे हैं, और स्लोली का मतलब होता है विदाउट एक्सेलरेशन लाना। स्लोली का मतलब ही होता है विदाउट एक्सेलरेशन के लाना, यानी कांस्टेंट v से लाना, और कांस्टेंट v से लाने का मतलब डेल्टा के पक्का जीरो होना। तो जितना भी वर्क डन किया जाएगा वो सबका सब पोटेंशियल एनर्जी में सीधा सीधा स्टोर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, मतलब उसका चेंज तो जीरो है। चैट में कुछ कहना है तो कहो, चैट में कुछ कहना है तो कहो, चैट खोल दिया मैंने। ऐसे हक्के बक्के ना रहो, ऐसे तंग परेशान ना दिखो, कुछ कहो, कुछ कहो तो मुझे लगे साला तुम्हें कुछ समझ में आया है बे परिश्रमी। बोल लल्लू लाल कहीं के हैं, एक बार अपने हाथ से लिख के देखियो बेटा, ठीक है ना, नहीं तो पानी थोड़ा सा हाथ में लेके नाक डुबाने की कोशिश तो करियो फिर, है ना, क्योंकि ये रिपीट तो नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। रिपीट तो बेटा लेक्चर ही कर तू ये वाला, ठीक है ना। रिपीट तुझे 11th का चैप्टर करना चाहिए वैसे, मुझे कह रहा सर ये रिपीट कर दो, बेटा तू 11th का चैप्टर रिपीट कर पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे यूज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे फायर इमोजी बनाने के लिए और क्लियर है बताने के लिए। फुल स्क्रीन कर लो एक बार फिर से, टॉपिक के ऊपर कूदते हैं, आ जाओ। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है। मोटी बात ये, कैसे बनती है, क्या डेफिनेशन है, क्या कहानी है, वो सब तो डेरिवेशन के दौरान हम देखेंगे अभी डेरिवेशन करने वाले हैं बस, ठीक है ना। तो भाई जैसे दो मासेस के बीच में, 11th क्लास से थोड़ा सा बताता हूं, जो बच्चे ढंग से पढ़ के आए वो सुनेंगे।
11th क्लास में आपने पढ़ा था कि दो मासेस अगर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं आर डिस्टेंस पर, दो मासेस, एक m1 मास एक m2 मास, दोनों के बीच में r डिस्टेंस अगर है तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी स्थापित होती है सिस्टम के द्वारा। मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में बनती है, एक दोस्ती बनती है, प्यार बनता है, जो मर्जी कह लो, हिंदी में जो मर्जी कह लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बनना। इसे बोलते हैं जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनना। फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस GM1M2/R। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, न्यूटन ने अगर यह फॉर्मूला लिखा है और बगल वाली सीट पर कूलम बैठा है तो क्या वो कॉपी नहीं करेगा? कैसे छोड़ देगा भाई, मौका कैसे छोड़ देगा? जब उसने कूलम फोर्स पूरी कॉपी करी है न्यूटन से, यह कैसे नहीं करेगा? किया, कॉपी किया। क्या किया बताऊं? उसने बोला कि चार्ज Q1 है, मजाक कर रहा हूं भाई, ऐसे ही मैं बेइज्जती नहीं कर रहा किसी भी साइंटिस्ट की, है ना, सीरियसली मत लेना, मजाक करता हूं। चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर R है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, वो होगी K(Q1Q2)/R। ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, मैं करवाऊंगा अभी। उसी के लिए ये सब चाहिए, उसी के लिए ये सब चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये तो थी 11th क्लास की यादों की बारात, ये आ गई आपकी 12th क्लास की बातें। ठीक है, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में r डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से लिखी जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी है भाई, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो एक तो इसकी एसआई यूनिट है, अरे बोलो यार, एक तो इसकी एसआई यूनिट है जिसको बोलते हैं जूल, है ना, लेकिन एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका पूरा नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखते हैं पूरा नाम इसका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की ही यूनिट है। आपको दोनों देखने को मिलेंगी, पहले पहले तो जूल देखने को मिलेगी, लेकिन जब अच्छे लेवल के सवाल करोगे ना बेटा, मैं करवाऊंगा ना बेटा, टेंशन ना ले, अच्छे लेवल के सवाल भी करेंगे, तब तेरे को इसकी भी जरूरत पड़ेगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो सुन लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से गुजारा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लिया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, सर वो क्या होता है? नहीं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज समझता ना, 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा वोल्टेज पढ़ा था ना, 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा वोल्टेज पढ़ा है ना, जानता है ना थोड़ा थोड़ा वोल्टेज। तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाता है तो उसके पास जो एनर्जी आएगी ना, उसे बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो, रट्टा नहीं लगाना इस चीज का, समझ लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 पोटेंशियल डिफरेंस से 1 वोल्ट से गुजारा गया है, तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो इतनी आती है, इतनी आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर कूलम, कूलम नहीं, जूल। चार्ज की ये तो है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही तो होता है, हाँ या ना? अरे बोलना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना, बस कूलम लगा, कूलम की जगह जूल लगा दियो, चार्ज आएगा तो कूलम आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। ये कन्वर्जन है, आपको ध्यान में रखना है, कन्वर्जन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल, जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, इसलिए याद रखना। बाकी ऐसा यूनिट तो जूल ही है ना, ऐसा यूनिट तो इसकी जूल ही है। जे से लिखते हैं, आपको पता ही है बचपन से, एनर्जी है वो तो, है ना, पता है, ठीक है। परिभाषा पर आते हैं बेटा, डेफिनेशन पर आते हैं फिर से एक बार। कह रहा है कि वर्क डन करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को लाने में, ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज को लाने में। कहां से? बोल रहा है इंफिनिटी से लाइए, किसी गिवन पॉइंट तक लाइए, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ए भगवान, कितने चार्ज है यार? 2 है ना, फॉर्मूला देखना जरा, कितने चार्ज दिख रहे हैं तुझे? 2 दिख रहे हैं। तो पहले एक था, उसके एवज में दूसरा आया, उसकी प्रेजेंस में दूसरा आया, तो एनर्जी कुछ बनी, ऐसा हुआ है। ये थोड़ी सी थ्योरी दे रहा हूं, मोटी बात नहीं कर रहा, अभी मेन बात पे आऊंगा, ये तो आगे पीछे की बातें बता रहा हूं, ठीक है। एक चार्ज पहले से था, उसकी फील्ड में दूसरा चार्ज लेकर के आए हैं, और हम लाए हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट। ब्रिंगिंग खुद तो नहीं हो सकती, हम ही लेके आएंगे खींच के, तो एक्सटर्नल वर्क डन की बात हो रही है। कह रहा जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा ना, वो स्लोली लाना, बस कह रहा स्लोली लाइएगा भाई साहब, स्लोली नहीं लाएंगे ना अगर, तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगा आपका वर्क डन, आपका वर्क डन स्पीड बढ़ाने में चला जाएगा। स्पीड बढ़ानी नहीं है,
स्पीड घटानी भी नहीं है, स्पीड को बढ़ने नहीं देना, स्पीड को घटने भी नहीं देना, जितनी भी स्पीड है उतनी ही रखो। होले 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 चार्ज को लेके आओ, ऐसा बोल रहा है। बोलो उससे क्या होगा? कह रहा जितना भी वर्क डन करोगे ना सारा पोटेंशियल एनर्जी में ही जाएगा। अरे वाह यार, खजाना भर गया है। तो हाँ, खजाना भरने के लिए हो रहा है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी का खजाना भरा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को फुल किया जा रहा है वर्क डन करके। ये स्टोरी है, ठीक है? तो स्टोरी समझ में आई है ना? इसी को इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जो स्टोर एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? यहां ऊपर लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से, इसको भी यू से करते थे, पर यहां पर आप यू जी लगा सकते हो, यहां पर आप यू ई लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगाते जनरली ना, यू ही लिख देते हैं, खाली यू ही लिख दो, यू ही, ठीक है? चले फिर डेरिवेशन पर चले। 1 घंटा लग गया टॉपिक स्टार्ट करने। चलो आओ देखो, एक बात बोलूं, आज की जो आपको डीपीपी मिली हुई है ना, हो सकता है वो आज आपसे ना हो पाए, ठीक है? क्योंकि हम उस टॉपिक तक, ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, कल का दिन और लगेगा शायद, है ना? तो आप एक काम करना, डीपीपी जो आपको मिली है समेट लो, कल करना उसको, ठीक है? या फिर कोई एक आधा क्वेश्चन अगर लड़ सके तो लड़ा लेना, ठीक है? नहीं लड़े अगर एक भी क्वेश्चन तो परेशान ना होना, सर डीपीपी में 10 में से एक भी नहीं बना, ये मैसेज नहीं आना चाहिए। कल लगाना डीपीपी, आज नहीं, ठीक है? आज मत लगाना। चलो सुनो, आओ डेरिवेशन पे आते हैं। देखो सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम समझना पहले, डेरिवेशन समझने से पहले सिस्टम समझो क्या है। सिस्टम यह है कि इमेजिन करिए कि एक चार्ज है जिसका नाम है डॉन चार्ज। क्या नाम है भाई? डॉन चार्ज। अब आप एक बात बताओ, एक शहर का डॉन होता है तो उसका पूरा शहर पे दबदबा होता है। हाँ सही बात है सर, एक शहर का डॉन है, शहर का दबदबा है, पूरा शहर पे उसका दबदबा चलता है ना? अब उतने में क्या हुआ कि हम एक रॉकी भाई को ले आए। जैसे रॉकी भाई मुंबई में आए थे ना, याद है आपको? केजीएफ देखी होगी है ना? रॉकी भाई मुंबई में आए थे तो पहले से मुंबई में एक एस्टेब्लिश डॉन पहले से था, शेट्टी अन्ना या कुछ ऐसे ही नाम था, मैं भूल गया एग्जैक्ट नाम क्या था, शेट्टी अन्ना नाम देते हैं उनको, है ना? शेट्टी अन्ना पहले से थे, कहां थे? मुंबई में, बहुत बड़ा डॉन, ऐसी डॉन चार्ज पहले से है, ठीक है? और हम छोटे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, ऐसा ही डिफाइन किया जाता है बेटा एनर्जी को। हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, हम रॉकी भाई को लेकर के आते हैं और इनके सामने लाके खड़ा कर देते हैं। आप एक बात बताओ, जब रॉकी भाई आएंगे, वैसे तो रॉकी भाई बहुत बड़े फिगर हैं, आप ऐसा समझो कोई छुट भैया समझते हो ना, एक छोटा सा गुंडा, छोटा सा गली का गुंडा ला के डॉन के सामने खड़ा कर दिया। रॉकी भाई को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, शेट्टी अन्ना के सामने, माने शहर के डॉन के सामने एक छोटा गली का गुंडा लाके खड़ा कर दिया। तो छोटी जो गली का गुंडा है उसके तो हाथ पैर कांपने लगेंगे डॉन के सामने आकर के, कुछ होगा ना भाई? और डॉन भी देखेगा, अरे ये क्या है, ये किसको लाके खड़ा कर दिया? तो दोनों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, दोनों के बीच में कुछ एनर्जी स्टेब्लिश हो सकती है। वो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करने वाली, अटैक, वो सब बात की बातें हैं, वो सब बाद में बताऊंगा कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सारी बातें बाद में। अभी सिर्फ फील लो टॉपिक की, सिर्फ फील लो अभी टॉपिक, अभी सिर्फ फील की बात कर रहे हैं। डॉन चार्ज बैठा है, गुंडा लेकर के आया इसके सामने, गली का छुट भैया गुंडा, अभी नया नया पनपा है, जरा गली में थोड़ा हेकड़ी दिखा रहा था, तो डॉन के लोग उठा करके उसको ले आए। अब मान लो मैं ही डॉन का आदमी हूं, डॉन ने मुझे बोला, अरे वो देखो गली में जाके क्या हो रहा है, जरा उसको लेके आओ पकड़ के, है ना? तो जब मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, मैं कहा चल, डॉन ने बुलाया, चल, शेट्टी अन्ना बुला रहे हैं। शेट्टी अन्ना का खास आदमी कौन है? मैं हूं, है ना? मैं चला गया, कॉलर से पकड़ा मैंने, मैं कहा चल, बुला रहे, कह रहे नहीं भैया नहीं जाऊंगा, नहीं। मैं कहा चल, नहीं भैया नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊं। मैं उसे घसीटता हुआ लेकर के आया, स्लोली आराम आराम से। मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में? आ तो रहा ही है, बात समझ रहे हो? आ तो रहा ही है, मैं क्यों उसकी स्पीड बढ़ाऊं, अपनी एनर्जी लगाऊं, अपना वर्क डन लगाऊं? क्या फायदा? मैंने उसको धीरे 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 घसीट के लाया, घसीट के लाके डॉन चार्ज के सामने रख दिया। किसको रख दिया ला करके? गुंडा चार्ज को, वो भी छोटा गुंडा चार्ज। कहां से लाया हूं पता है? कहां से लाया हूं पता है? जब इसे पता चला ना कि फरमान जारी हुआ डॉन चार्ज का, तो ये शहर के बाहर चला गया। शहर के बाहर जाने का मतलब होता है इन्फिनिटी के पार से। इस चार्ज को कहां से लाया हूं? इमेजिन करो कि ये लाइन इन्फिनिटी है, इमेजिन कर लो ना। वैसे इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड मैथ्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से होता बहुत दूर।
तो ऐसे ही समझो कि भाई शहर के बाहर चला गया था, शहर के बाहर से पकड़ के लाया मैं कहा क्या करके गया था तू गली में, चल डॉन साहब ने, शेट्टी अन्ना ने बुलाया, चलो। तो शेट्टी अन्ना के सामने लेकर के आया मैं इस डॉन चार्ज को पकड़ के, और लाया भी तो कैसे, स्लोली स्लोली। ये रहा वो, ये रहा छोटू, ये रहा छोटू चार्ज, है ना। तो मैं स्लोली स्लोली लाया, स्लोली स्लोली लाया। अब जैसे ही ये इस शहर के अंदर घुसा, इसकी हालत टाइट हो गई। जैसे ही ये चार्ज इनफाइनाइट फील्ड से अंदर आया, जरा भी अंदर आया, तो आपको पता है शहर में एंट्री हो चुकी है, और शहर में किसकी चलती है, डॉन की, शेट्टी अन्ना की। तो शेट्टी अन्ना का दबदबा है, इसकी हालत पतली, इसकी हालत पतली। अब शेट्टी अन्ना क्या कर रहे हैं, शेट्टी अन्ना इस पर लगा रहे रिपल्सिव फोर्स। नहीं लगाएंगे क्या, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, वैसे ही डॉन है ये, वैसे ही छोटू है, समझ रहे हो ना भाई, भसड़ पहली हो रखी है। तो ये इस पर क्या लगा रहे, रिपल्सिव फोर्स। ध्यान से देखिएगा, जब ये चार्ज इंफिनिटी वाली लाइन के अंदर एंटर करने लगता है, कौन, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है ना, क्यू नॉट, और डॉन चार्ज है कैपिटल क्यू, डॉन चार्ज है कैपिटल क्यू, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। जैसे ही अंदर एंटर करता है ना, इसके ऊपर फोर्स लगनी चालू हो जाती है, रिपल्सिव, यानी इसकी फटली। डॉन चार्ज के इलाके में आते ही, शेट्टी अन्ना के एरिया में आते ही, इसकी तो उस तरफ फोर्स लगनी चालू हो गई। यानी डॉन ने क्या करना चालू कर दिया, सोर्स चार्ज ने क्या करना चालू कर दिया, टेस्ट चार्ज को रिपेल करना चालू कर दिया। करेगा ही, किस फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से करेगा ना। ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, याद रहेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या करना चालू कर दिया, रिपेल करना चालू कर दिया। मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरा फर्ज क्या बनता है, आप बताओ। मेरे को शेट्टी अन्ना ने मिशन पे भेजा है कि पकड़ के लाओ इस छुटभैया को, कौन है ये, है ना। लेकिन वो डर भी बहुत रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स से वो रिपेल भी हो रहा है, पर मैं नहीं मानूंगा, मैं हुक्म बजा के मानूंगा पूरा। शेट्टी अन्ना से तो मैं भी डरता है ना। इसीलिए तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने इस पर अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी चालू कर दी। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी उस तरफ, मैंने अपनी फोर्स लगानी चालू कर दी, समझ रहे हो ना। और मैं धीरे धीरे सरका के ला रहा हूं इसको, इस तरफ सरक रहा है ये धीरे धीरे। आपको ये बात पता होगी, ये भी अगेन 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती है ना, और एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो फिर वो मोशन में ही रहती है। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये दोनों कट सकती हैं आपस में, लेकिन चार्ज को मोशन मिल चुका है, चार्ज रेस्ट पे नहीं है। फर्स्ट लॉ याद है न्यूटन का, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ये मोशन में आ चुका है, मैं इसको घसीट चुका हूं, और उसके बाद इसको धीमे 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 धीमे, हौले 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 हौले, स्लोली 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 स्लोली, आहिस्ता 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 ले करके घसीटता 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 इधर तक ले आया। ये हुआ है, क्या बात समझे, कुछ ऐसा हुआ है। तो जब ये इसके सामने आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ आर डिस्टेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा, तब इन दोनों के बीच में ठनाठनी चालू हो जाएगी। बोलो नहीं होगी क्या। डॉन चार्ज को वो नहीं पसंद आएगा, ये डॉन चार्ज को पसंद नहीं आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करना ऑब्वियसली अब भसड़ होने वाली है, अब तो गर्मा गर्मी आने वाली है। क्या बात कुछ समझे, ये कहानी चल रही है। तो ये दोनों फोर्सेस बेटा बराबर होती हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाई, जो मेरा वर्क डन बनाएंगी, एक्सटर्नल वर्क डन, और ये वाली कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन नेगेटिव चेंज के बराबर होता है। याद कर, याद कर, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव चेंज के बराबर है, मेरा वर्क डन पॉजिटिव चेंज के बराबर है, अगर मैं स्लो स्लो ला रहा हूं तो। कंडीशनल है, मेरा वर्क डन, जो मैं वर्क डन कर रहा हूं, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाके तब स्टोर होगा जब मैं स्लोली स्लोली लाऊंगा, नहीं तो फिर ये होगा। और ये मैं नहीं चाहता कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो, मेरी एनर्जी, मेरा किया वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चला जाए। हट, कहां मजा, पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहिए, समझे। इसलिए स्लोली ला रहे हैं, इसलिए स्लोली ला रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है बेटा, बराबर हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल ही रखनी पड़ेंगी, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी बनेगी बेटा, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बनेगी, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगी। मुझे इसके बराबर ही फोर्स लगानी है और हौले 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 घसीटते इसको लेकर के आना है किसके सामने, डॉन चार्ज के सामने। डॉन चार्ज का एक्चुअल नाम मैं बताता हूं आपको, डॉन चार्ज का एक्चुअल नाम है सोर्स चार्ज। असल में होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। जो सोर्स चार्ज होता है ना, उसका दबदबा फैला हुआ होता है। दबदबा बोले तो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, कहां, पूरे शहर में, पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती है, पता कि नहीं पता आपको।
जो सोर्स चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सब दिशाओं में फैलाए हुए है, यस और नो, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया वो भी पॉजिटिव, तो पिटेगा कि नहीं पिटेगा? अरे रैप्टा खाएगा जोर का। यही हो रहा है इसके साथ, यही हो रहा है, इसलिए डर रहा है ये, इसलिए इस पर क्या लग रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगे जा रही है, और लगे लगातार लग रही है। ऐसा मत समझना कहीं इसको मैंने बीच में भी पकड़ा ना, अगर मैंने इसको कहीं बीच में भी पकड़ लिया ना तो भी समझिए इलेक्ट्रिक फोर्स अभी भी लग रही है बेटा, वो थोड़ी बंद हो जाएगी। यहां भी लग रही होगी बेटा, वो थोड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन रुका तो मैं भी नहीं, रुका तो बेटा मैं भी नहीं, मैं भी तो लगाए जा रहा हूं, मैं भी तो लगाए जा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहानी समझ में आ रही है? क्या फील समझ में आ रही है? क्या है? ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब बारी आती है डेरिवेशन को स्टार्ट करने की मैथमेटिकली। ये तो फील की बात थी जो हम चाह रहे हैं कि हो, ठीक है ना? और इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे, है ना? इसका नाम लिख देता हूं, क्यू नॉट से डिफाइन होता है, कहलाता है टेस्ट चार्ज। यह है टेस्ट चार्ज, ठीक है? आपको पता है टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 होती है ना? यू नो इट वेरी वेल। तो हम एक मोटी बात करता हूं, छोटू चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो इन्फिनिटी के पार था, मतलब जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था अभी इसका, उसको मैं घसीट के अंदर लाया फील्ड में, और फिर घसीटे जा रहा हूं, घसीटे जा रहा हूं, घसीटे जा रहा हूं, यहां तक ला करके मैंने पकड़ रखा है। मैंने छोड़ा नहीं है, छोड़ूंगा तो क्या होगा? भाग जाएगा। छोड़ना थोड़ी है, छोड़ते ही भागेगा, छोड़ते ही भागेगा ना, छोड़ते रिपल्शन चालू। मैं नहीं चाहता, मेरा काम सारा खराब हो जाएगा भाई। मैं इतनी मेहनत से पकड़ के लाया शेट्टी अन्ना के लिए, छोटा डॉन, छोटा गुंडा, छुटभैया लेके आया, है ना? और जैसे ही छोड़ूंगा भाग लेगा वो तो। ना ना ना, मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़े ही रखना है। छोड़ा तो गया, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरा सिनेरियो पीछे समझ में आ रहा है? सुंदर सुंदर बनाया मैंने डायग्राम, आप भी ऐसा ही बनाना जब भी इसको दोबारा करने बैठोगे तो, ठीक है? अब आइए डेरिवेशन पर चलते हैं। शुरुआत ऑब्वियसली 12वीं कक्षा है तो यहीं से होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होती है बेटा, वो डेल्टा यू के बराबर होती है, जबकि डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, पर रटवा दिया जाता है, बोल दिया जाता है ऐसे ही, क्योंकि 11वीं पढ़ी नहीं होती, पता होता नहीं, तो बस ठीक है, चलना है तो चलना दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि कहां से आया, स्लोली शब्द क्यों है। आपकी डेफिनेशन में स्लोली वर्ड है भाई, उसके लिए मुझे चाहे 1 घंटा लगे मैं लगाऊंगा। एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। आपने अभी अभी देखा, जब स्लोली लेके आते तब वैसा ही होता है, जब स्लोली लेके आते तब वैसा ही होता है ना? स्लोली लेके आओगे तो यही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो यार, हम करने वाले हैं एक्सटर्नल वर्क डन, और यह करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफडीएक्स, इंटीग्रेशन एफडीएक्स। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ऐसे लगाते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखते हो, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर विच इज एफ एस कॉस थीटा। नहीं तो आप इसको एफ डॉट डीएक्स लिखते हो, ऐसे एफ डॉट डीएक्स लिखते हो। इसे भी खोलोगे तो ये आएगा एफ डीएक्स कॉस थीटा ही आएगा। वो भी लिखने वाला हूं अभी, देखो आप कैसे लिखता हूं, है ना? देखते जाओ अभी कैसे लिखता हूं मैं, ठीक है ना? आओ देखो, तो वर्क डन एक्सटर्नल बेटा जो होगा वो होगा एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर डॉट डीएक्स का वेक्टर इंटीग्रेशन। आपके मन में सवाल आएगा, सर आप इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हो? क्या हक बनता है मेरा इंटीग्रेशन लगाने का? क्यों मैंने इसको एफ डॉट एक्स कर दिया ऐसे, है ना? या फिर एफ डॉट कुछ भी कर दूं, डी कर दूं, मैं ऐसा क्यों नहीं किया मैंने? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है पता है? कारण यह है कि मैं जैसे जैसे इसको पास लेके आऊंगा ना, ये फोर्स सेम नहीं होने वाली। कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सेम नहीं होने वाली। मुझे एक बार बताओ, ये गुंडे को, ये छुटभैये को मैं जैसे जैसे डॉन के पास लेके आऊंगा, इसके दिल की धड़कनों का क्या होगा? बढ़ेंगी ना, इसका डर बढ़ेगा ना, इसकी रिपल्शन बढ़ेगी ना, ये और सोचेगा कि यार छूट के भागू, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं शेट्टी अन्ना का आदमी है। शेट्टी अन्ना ने अगर बोला है तो हुक्म बजाएगा मैं, है कि नहीं? तो मैं इसको जैसे जैसे पास लेके आता हूं, फॉर एनी डीएक्स चेंज, फोर्स चेंज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना बेटा। बात को समझ, जैसे जैसे पास आ रहा है, ये आर छोटा होता जा रहा है, और पास आएगा आर छोटा, और पास आएगा आर छोटा। आर छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी तो मुझे और कस के खींचना पड़ेगा इसको। ये भागना चाहेगा, मैं कहूंगा तेरी ऐसी की तैसी, तो मैं भी इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ा रहा हूं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि चेंजिंग डिस्टेंस है,
क्या बात समझ रहे हो? अरे इलेक्ट्रिक फोर्स यही होती है ना बेटा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आर मैं कम कर रहा हूं तो फोर्स बढ़ेगी नहीं क्या? सोच, बुद्धि लगा, थोड़ी सी बुद्धि लगा के सोच। जब मैं इस छुटभैये डॉन को और पास 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 लाता रहूंगा शेट्टी अन्ना के, इसके दिल की धड़कनें बढ़ेंगी नहीं क्या? ये और छटपटा के भागेगा नहीं, कहने मुझे जाने दो, ऐसे करेगा ना। लेकिन मैं छोड़ूंगा क्या? नहीं। मैं जितना पास लाऊंगा ये उतना छटपटाएगा, मैं जितना इस चार्ज को पास लेके आऊंगा ये उतनी बड़ी रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यानी फोर्स बेटा कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के लिए आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। अगर फिक्स, देखो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें भी इंटीग्रेशन था ना गॉस लॉ के अंदर, मैंने कहीं पे भी लगाया। फ्लक्स में इंटीग्रेशन था, मैंने लगाया क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादातर चर्चा हो रही थी, और जहां पर चेंजिंग की भी थी वहां पर कोई मेजर चेंज नहीं था। जैसे वो क्यूब वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन वो चेंज आपको पता था कि वो कैसे निकल सकता है, उसके लिए इंटीग्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर पड़ेगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल फोर्स डॉट डीएक्स खोलेंगे अगर, तो यह बनेगा एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड, साथ में डीएक्स, इसका सच मैग्नीट्यूड क्या ही होगा अभी मैं दिखाता हूं आपको, और साथ में आएगा कॉस थीटा। ये सब आएगा ना, एफ डी एक्स कॉस थीटा बनेगा बेटा, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डीएक्स होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो खुलेगा तो कॉस थीटा बगल में आएगा। लिखना चाहिए आपको, नहीं लिखा होता अगेन आप डेरिवेशंस देख लेना, रेफरेंस किताबों में देख लो, एनसीईआरटी में देख लो, कॉस थीटा उड़ा देते हैं, सीधा ही ऐसे बोल के उड़ा देते हैं, आज ही उड़ गया। नहीं, खोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, जब मैं इसको फील्ड में लाया था, उसके बाद मैं इसको खींचता 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 लाया हूं, लेकिन कहां तक लाया हूं? एंड में लाया हूं आर तक। सुनियो ध्यान से बेटा, एंड में लाया हूं कहां तक? आर तक। शुरू में ये कहां था? शुरू में ये इंफिनिटी पर था, शुरू में इंफिनिटी पर था, एंड तक मुझे आर पर लाना है। लेकिन कहीं बीच में अगर मैं देखूं, है ना, कहीं बीच में अगर मैं देखूं, यहां अगर मैं देखूं, तो सपोज करो कि ये एक्स दूरी पर था, ये दूरी को एक्स मान लो। कहीं बीच में पकड़ के देखा एक बार? भाई एक बार तो इन्फिनिटी पर था, वो छोड़ दो, एक बार आर पर आया, वो लास्ट है। बीच में भी एक बार पकड़ के देखो, क्योंकि मुझे एक्स को डिफाइन करना है डीएक्स के रूप में, इसलिए मैं एक्स के लिए भी देखूंगा। ठीक है ना? अब सुनियो ध्यान से, एक्स दूरी है, हां, आप एक छोटा सा डिस्टेंस ले लो यहां पर डीएक्स, छोटा सा डीएक्स, इसे कितना चलाओ? बस डीएक्स चलाओ। सर बस डीएक्स क्यों चलाएं? इतना छोटा डीएक्स हो कि ये फोर्स चेंज ही ना हो। भाई वैसे ये फोर्स वेरिएबल है, वैसे ये फोर्स क्या है? वेरिएबल है। तो कैलकुलस ये बोलता है कि आप इतना छोटा डिस्टेंस चलाओ ना कि ये फोर्स एक तरीके से कांस्टेंट ही हो जाए। हमने कहा हां यार, बात तो तू सही कह रहा है, यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, अभी इंटीग्रेशन हुई नहीं है वैसे, ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो यही है, आप छोटे से डीएक्स के लिए चलाओ कि एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो जाए। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इतने छोटे चेंज के लिए डिस्टेंस हिलाओ कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए। तो हमने यही करा, हमने छोटे से डीएक्स के लिए, छोटे से डीएक्स के लिए हमने इसको हिलाया। हिला तो रही थे, घसीट के तो मैं ला ही रहा था, थोड़ा जरा सा घसीटा के फोर्स चेंज ना हो, जरा सा घसीटा के फोर्स चेंज ना हो। फोर्स चेंज नहीं हुई, हमने पकड़ के इंटीग्रेशन कर दिया। कहां से कहां तक का करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि शुरू कहां से किया था? इन्फिनिटी से। सो लोअर लिमिट विल बी इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट विल बी आर, क्योंकि हम एंड में कहां तक लाए हैं? इसको आर तक लाए हैं। समझ गए ना? बीच में कहीं इसको हमने एक्स में पकड़ा और डीएक्स हिलाया, बस थोड़ा सा हिलाया डीएक्स। क्या कुछ समझ में आया? ठीक है, आगे चलें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कॉस थीटा में क्या भरोगे? बोलो, कॉस थीटा में क्या भरोगे? बच्चा बोलता है सर एक्सटर्नल फोर्स और डीएक्स के बीच में एंगल कितना है? यही वो एंगल है ना, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो क्या एंगल लेंगे इसके बीच का? गड़बड़ मत करना, किताबों में भी गड़बड़ है, स्कूल में कराई डेरिवेशंस में भी गड़बड़ करते हैं स्कूल वाले टीचर। डीएक्स को हमेशा एक्स की दिशा में डिफाइन किया जाता है। सो डीएक्स इस तरफ डिफाइंड होता है, ये कोई नहीं बताता डेरिवेशन करते हुए, सब उल्टी सीधी लेते हैं भाई, कुछ भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मन मर्जी से कर रखा है भाई, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, dx जो है वो ऐसे डिफाइन होगा, इस तरफ को, x की दिशा में dx डिफाइन होता है।
बच्चा आके बोलता नहीं सर मैंने तो ऐसे हिलाया है। अबे जैसे मर्जी हिलाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। dx की डायरेक्शन की बात हो रही है ना, मैग्नीट्यूड की बात तो नहीं हो रही। ठीक है, तूने यहां से यहां हिलाया है, लेकिन डायरेक्शन हम x की दिशा में लेते हैं। और x कहां से लेते हैं? अरे ओरिजिन से, सोर्स से। सारी दिशाएं कहां से ली हैं? सोर्स से ली है। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करोगे ना घुस करके तो ऐसी आएगी, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म आपको करनी नहीं है। तो अब इस बात को समझ लो कि dx की दिशा वो लेनी है, वो x की दिशा में dx डिफाइंड होता है। ठीक है, बच्चा पर कंफ्यूज रहता है। बच्चा कहता है नहीं सर इधर हिलाया है तो dx इधर होना चाहिए ना। सुन, एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला जो कुछ भी होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही होगा। चालू कर रहे हैं अब डेरिवेशन को, ठीक है ना, देखता रहियो, देखता रहियो, ठीक है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर तक एफ एक्सटर्नल बराबर होगा एफ इलेक्ट्रिक के। अच्छा एक काम करता हूं, अभी एक बार और ऐसे लिखते हैं, उसके बाद चेंज करता हूं, ठीक है ना, यही कर देता हूं। इन्फिनिटी से लेके आर तक एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, कोई जरूरत नहीं ऐसे लिखने की, सीधा भी लिख सकते हो, dx। और कॉस का एंगल क्या लिखेंगे बेटा? एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ। मैं खींच रहा हूं ऐसे, लेकिन dx है x की दिशा में उस तरफ। दोनों के बीच में एंगल क्या है? बताइए बताइए। एफ एक्सटर्नल ऐसे है, dx ऐसे है, एंगल 180 डिग्री। कॉस का एंगल डालेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और 180 डिग्री का कॉस होता है -1। यहीं से माइनस का साइन पहली बार आता है, यहीं से माइनस का साइन पहली बार आता है। माइनस का साइन कब से आना चालू होता है? बच्चे को सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है बेटा। माइनस का साइन आता है cos 180 की वजह से। dx उस तरफ डिफाइंड है, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ डिफाइंड है। ठीक, समझ में आया? और लेफ्ट में क्या चल रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये सब चल रहा है। आगे भी बढ़ाते हैं इसको, वर्क डन बाय, ये टेढ़ा हो गया क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखूं? क्या लिखूं? इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस क्यों आया? cos 180 खत्म, एफ एक्सटर्नल और dx। आओ लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल जो होगा बेटा वो एफ इलेक्ट्रिक के ही बराबर होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मोटी बात समझो, मोटी बात समझो। एफ एक्सटर्नल एफ इलेक्ट्रिक के बराबर नहीं है, दोनों फोर्स एक नहीं है, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे है। इलेक्ट्रिक इधर लग रही है, एक्सटर्नल इधर लग रही है, हाँ या ना? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी तो स्लो 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 स्लो, तभी तो हौले 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 हौले। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। देख काटा भी यहां पर मैंने, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक्सटर्नल फोर्स का ही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स का ही मैग्नीट्यूड होगा। साथ में dx लिखा ही हुआ है, कोई टेंशन नहीं। कॉस वाला मामला वैसे ही जा चुका है, माइनस आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, मुझे आप फटाफट से बताइए, अब कुछ नहीं रह गया इसमें, समझने वाली चीजें इतनी थी, अब मुश्किल नहीं है ये। मुझे पता है कि बहुत सारी मुश्किलें आपको जगह जगह पर स्टेप स्टेप पर देखने को सुनने को मिल रही हैं, तभी मैं ज्यादा एम्फोसिस भी कर रहा हूं, मैं ज्यादा जोर भी दे रहा हूं उन बातों पर जहां आपको दिक्कत आ सकती है। ट्राई कर रहा हूं, गला बैठ गया, ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको डेप्थ बता पाऊं जितनी हो सके, कि कौन सी चीज कहां से क्यों आई है। बच्चे को नहीं पता होता, रट्टा मारता है भाई बच्चा। क्या फायदा रटने का? रटे तो तब ना जब तेरा कल एग्जाम हो, रटे तो तब ना जब तेरा परसों एग्जाम हो, या 3 दिन में एग्जाम है तेरा, तो तू रट, कोई दिक्कत नहीं, तब तो रटना ही पड़ेगा बेटा। पर जब तू साल के स्टार्टिंग में खड़ा है तो तू क्लैरिटी लेना हर चीज की। हर चीज तेरे माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए भाई, कि कोई चीज आई तो कैसे आई, क्यों आई, कैसे डिफाइन करी गई है, क्यों करी गई है, माइनस आया तो कैसे आया, क्यों नहीं आया, पता होना चाहिए आपको सब चीजों का। और ये तो सिलेबस की बातें हैं, सिलेबस से बाहर की बातें तो मैं करता भी नहीं। इन्फिनिटी से आर विद अ माइनस साइन। बेटा जी बारी आ गई है इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखने की। बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? एक्स दूरी है, एक्स दूरी है दोनों की, क्योंकि एक्स के लिए लिखा है ना, अभी तो यहां चला रहे हैं, अभी यहां नहीं लाए हैं, ये तो फाइनल, ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अभी तो हम यहां पर हैं बीच में, ऐसा समझो, ऐसे ऐसा समझो कि अभी हम यहां पर है। तो ये दूरी कितनी है? एक्स है। फॉर्मूला लिखा जाएगा के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। हाँ या ना बोल दो, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। दो चार्ज, एक बड़ा क्यू, एक क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है ना भाई, दोनों के बीच की दूरी x, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। हाँ यही होता है, के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। बढ़िया हो गया मामला, एकदम सही, यही लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा।
नीचे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। हाँ सर एक्स स्क्वायर ही आता है क्योंकि कूलम्स लॉ लिख रहे, कूलम लॉ आपको याद है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है, वही के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। माइनस का साइन पहले से बाहर है, चल रहा है वो साथ साथ, देखता जाइए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन से बच के वो सब लोग बाहर आ जाएंगे जो कांस्टेंट होते हैं। पता है आपको ये बात? ना तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो डिफरेंशिएट होते हैं, ना ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो इंटीग्रेट होते हैं। सांप के जहर से बच के बाहर आ जाएंगे। देखो सांप है ना, ये सांप देख, सांप देख, सांप देख, दिख रहा है सांप, इससे बच के बाहर आ जाएंगे। कौन कौन बाहर आ जाएगा सर? के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से है ये, माइनस पहले से है ये, सही, माइनस पहले से के क्यू नॉट बाहर आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाहर, सब कांस्टेंट है। देख के नहीं चेंज होता, कूलम्स कांस्टेंट। डॉन चार्ज बदलने वाला क्या? नहीं। ये छोटू भैया अभी पिट के मानेगा, लेकिन ये बदलेगा क्या? नहीं, नहीं बदलेगा, फिर बाहर आ जाएगा ये। समझ गए ना? अंदर कौन रह गया बेटा? अंदर रह गया 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। करिए इंटीग्रेट इसको, ये आपको आना चाहिए करना, ये आपका खुद का काम है, इसको इंटीग्रेट करना। चलो मैं कर देता हूं, टेंशन ना लो, मैं कर देता हूं। ठीक है, कहां करूं? यहां कर दूं? आप इसके ना थोड़े से नोट्स अच्छे बना लेना, ठीक है ना, थोड़े सुंदर नोट्स बना लेना आप इसके। ठीक है, बाकी मैं ट्राई करता हूं इस एरिया में लिखने की, पूरा कर दूंगा यहां तक। ठीक है ना, 2-4 स्टेप और रह गए, पूरा है ये। ठीक है, एक बार 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट करने का तरीका बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे? देखो कोई भी चीज जब इंटीग्रेट होती है ना, यादों की बारात भी कहां दूं, यहां दे दूं। कोई भी चीज जब इंटीग्रेट होती है ना, मान लो एक्स की पावर, बेटा एक्स की पावर n और dx इंटीग्रेट अगर होता है ना, तो ये लिखा जाता है एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। पावर एक से बढ़ा करके नीचे बढ़ी हुई पावर को लिख दिया जाता है। जितनी भी पावर n थी, एक से बढ़ेगी, बड़ी पावर नीचे लिख दी जाती है। यही तरीका होता है इंटीग्रेट करने का। बढ़िया, क्लियर बात। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट यहां पुट कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखियो। ठीक है, लल्लू लाल कहीं के, ध्यान से देखियो। अब हो सकता है तेरे को ऐसी फीलिंग आए कि मैंने इंटीग्रेशन सही से नहीं पढ़ा, तो पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। बेसिक इंटीग्रेशन क्या करेंगे? देख, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है, इसको ऊपर लेके जा, मेरी बात मानना, इसको ऊपर लेके जा। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -2 dx इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके आर। चल सब स्टेप बाय स्टेप करता हूं, टेंशन ना ले। ठीक है, पावर कितनी है बेटा? -2, एक से बढ़ा करके और बढ़ी हुई पावर को ही नीचे लिख देंगे, यानी माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके आर तक एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। खत्म हो गया, इंटीग्रेट हो गया, हो गया, इंटीग्रेट तो हो गया। सांप क्या कर रहा है? हट हट यहां से, सांप का कोई काम नहीं है। हो गया ना इंटीग्रेशन। एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, वही पावर सेम टू सेम नीचे लिख दी जाती। कॉपी कर दिया करो, जो यहां लिखा उसको नीचे कॉपी कर दो। ठीक है, इंफिनिटी से लेके आर तक लिमिट्स पुट कर देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल, मतलब ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आजा पूरा करते हैं। माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर, बता बेटा क्या बनेगी? -2 + 1 होता है -1, और नीचे भी आएगा -2 + 1 -1। ठीक है ना, अभी मैंने कोई लिमिट पुट नहीं करी, इंफिनिटी से लेके आर तक इसको कैरी कर रहा हूं। ठीक, मुझे एक बात बता, इस माइनस के साइन का तो कोई काम नहीं है, इसको तो बाहर ही ले लो। ये माइनस का जो साइन है ये वाला, है ना, या फिर मैं काम करता हूं, एक स्टेप और लिखता हूं फिर बताता हूं। देख, एक स्टेप और, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये -1 ऐसे लिखा जा सकता है क्या? -1, और ये जो x की पावर -1 है वो नीचे जाके वापस से x बन जाएगा। थोड़ा हाथ से करके देखियो बेटा, समझ में आएगा तब। ये जो मैं कर रहा हूं मैथ है, पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स है। x की पावर -1 है, नीचे जाके x बन जाएगा, और ये -1 कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लगा लो, क्या दिक्कत है? सही। अब इस माइनस को उठा के बाहर कर दे। मुझे बता, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? प्लस बनता है। ऐसे आया है प्लस, ऐसे आया है वो प्लस। वो जो फॉर्मूला आपके स्कूल में करवाया गया है ना, वो ऐसे प्लस आया है बेटा। इसका माइनस इसके माइनस से खत्म। अभी भी लिमिट नहीं पुट करी है, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं अभी लिमिट्स पुट कर सकता हूं, इन्फिनिटी से लेके आर तक। कर दूं काम? कर दिया जाए। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तरीका होता है। हाँ सर, यही तरीका होता है। के क्यू क्यू नॉट अपर लिमिट एक्स की जगह पर आर माइनस एक्स की जगह पर इन्फिनिटी। 1/∞ बेटा 0 होता है, हर बच्चा जानता है, बात बताने की जरूरत तो नहीं है।
ये 1/r माइनस 0 होगा, 1/r बचेगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन में आर। ठीक है, क्या ये डेरिवेशन खत्म हो गई है? नहीं। एलएचएस क्या था, भूल गया ना तू लल्लू लाल? एलएचएस क्या था? एक्सटर्नल वर्क डन, 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 एक्सटर्नल वर्क डन। और अभी भी ये क्या है? एक्सटर्नल वर्क डन ही है। पर मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था एक्सटर्नल वर्क डन में, मैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखने आया था। और आपको यह बात इससे पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल वर्क डन ही होता है बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये अब लगेगा यहां पे, ये अब लगेगा यहां पे। एक्सटर्नल वर्क डन की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा? एक्सटर्नल वर्क डन की जगह पर हम लोग लिख देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू। फाइनली वर्क डन एक्सटर्नल को आप रिप्लेस कर दोगे किससे? डेल्टा यू से, क्योंकि दोनों इक्वली होते हैं, दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट बटे में आर। ठीक है जी? तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये समझिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? सुन, जो तूने लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर। ठीक है? आपको इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं छोड़ना, आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी देके छोड़ना है। और उसके लिए क्या करते हैं पता है? उसके लिए हम एक जगह पर पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। यह कॉन्सेप्ट भी 11th क्लास से ही आया है। देखो बेटा, मैं आपको मोटी बात बताता हूं, कभी भी ना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं हो सकती, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन होता है। तो ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसका एक स्पेशल केस है जो हमारे काम आएगा। मैं इसका स्पेशल केस आपको बता रहा हूं। डेरिवेशन ऐसी ही होती है, बिल्कुल यही तरीका डेरिवेशन का, लेकिन अब आप एक चीज लेट करोगे। क्या लेट करोगे मैं बताता हूं। आप लेट करोगे, लेट आर टेंड्स टू इंफिनिटी। जब आर इंफिनिटी होगा, यानी जब दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट, तब का पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं। हम बोलेंगे तब की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। यह सिस्टम है। आर को जब आप इन्फिनिटी मानोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू आई का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। सुन, मैं इस डेल्टा यू को अब कैसे लिखने वाला हूं? मैं इसको लिखने वाला हूं, एक मिनट, इसको हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं। और नीचे आ जा बेटा, है ना? हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा यू है ना, हम इसे लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के क्यू नॉट बटा आर। सही है? सही है। और लेकिन हमने इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यह तरीका है, ये तरीका है। एक जगह का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। मैं आपको 11th क्लास याद दिलवाता हूं, मैं आपको 9th क्लास भी याद दिलवाता हूं। इधर देख, इधर देख, तुझे याद है, तुझे याद है हम ग्राउंड पर कभी भी किसी मास को रखते थे, ग्राउंड पर कोई मास पड़ा है अगर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? ग्राउंड पर अगर कोई मास पड़ा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते थे उसकी? याद है? उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मानते थे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती थी mgh। याद है? अब हाइट ही नहीं है, हमने हाइट को जीरो मान रखा है, और हाइट जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना हुआ है। होती थोड़ी है, होती नहीं है, माना है। ये हमने ये डिफाइन किया है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी को, यानी ग्राउंड लेवल पर इसको जीरो मान लो। कोई ना कोई लेवल मानना पड़ता है। जैसे यहां पर ग्राउंड लेवल माना है ना, यहां पर इंफिनिटी का लेवल माना है, यहां इंफिनिटी के लेवल के पार माना है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। समझ गए ना? छुट भइये चार्ज को, छोटे चार्ज को कोई खतरा नहीं था। अगर वो शहर के बाहर होता तो शहर के बाहर ही तो भागा था, वहीं से तो पकड़ के लाया हूं मैं इसको। भाई डॉन चार्ज की कहां चलती है? शहर में। अगर शहर से बाहर है तो कोई काम नहीं डॉन का, फिर कोई और डॉन देखेगा, दूसरे शहर का डॉन देखेगा। फिर क्या बात समझ में आई? तो ये बात नोट कर लीजिएगा, इनफाइनाइट लाइन के पार ना तो फोर्स काम करती है, ना एनर्जी काम करती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, ना पोटेंशियल। इन चारों में से कोई काम नहीं करता। अगर डिस्टेंस इंफिनिटी है, ना पोटेंशियल काम करेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, ना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी, ना पोटेंशियल एनर्जी काम, इनमें से कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमने मान लिया, हमने बोल दिया कि जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। तो यहां पुट कर लो, यू फाइनल माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर। यहां से यू फाइनल निकल के आ गया, यू फाइनल को ही यू बोल देते हम।
यू फाइनल को ही अब हम यू बोल देंगे, इसी को हम लोग यू बोल देंगे और ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर। बस ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये फॉर्मूला बहुत सारी कंडीशंस के साथ है, बहुत सारी कंडीशंस के साथ। बताऊं कौन कौन सी है, रिवाइज करवाऊं। पहली कंडीशन, दूसरा चार्ज इंफिनिटी से लेके आएगा और इनिशियल को 0 मानेगा, तब इस फॉर्मूले को डिफाइन करेगा। दूसरी कंडीशन, जब इस चार्ज को लेके आएगा 0 एक्सेलरेशन से लेके आएगा, स्लोली लाएगा। ये सब कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तू पढ़ के तो देख, सब कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ। देख, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, फील आ चुकी है, डेफिनेशन भी देख ले। वर्क डन इन ब्रिंगिंग छोट भैया चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अगे। क्यों इंफिनिटी, क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि इंफिनिटी के लिए हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से पार है कोई चार्ज तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है उसकी, ये समझिए आप। तो इसलिए बोल रहा है इंफिनिटी से लेकर के अगर किसी गिवन पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की अगर उस पर लग रही होगी, आपने उसको स्लोली लाना है। दो कंडीशन एक साथ चलेंगी, इंफिनिटी से पार 0 मानो, स्लोली चला करके लाओ, और जहां पर ला करके रख दोगे तब ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिफाइन हो जाएगी। ये टफ टॉपिक है भाई, ये टफ टॉपिक है। मैं मानता हूं 11th क्लास का भी ये टॉपिक सबसे टफ है, इस चीज को समझ पाना कि क्या चल रहा है, और 12th क्लास के अंदर भी ये डिफाइन करना एक तरीके से टफ है। और अब आप कुछ नहीं, इसको ऐसे देखो कि फॉर्मूला तो डिराइव हो चुका है आपका, है ना, फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। U इज इक्वल टू क्या है, के क्यू नॉट बटा आर, है ना। तो आप इसको जनरल फॉर्म में, है ना, जनरली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कि U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर। समझ गए ना भाई, जनरली ऐसे लिखा जाता है इसको, जनरली लिखने का ये तरीका है। ये तो हम लोग सब कुछ मान के करें कि भाई ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकल के आई है वहां से, ठीक है ना। लेकिन जनरली आप इसको ये याद रख सकते हो, याद रखने का ये तरीका है, ठीक है जी। कुछ याद रखने को आए तो याद रख सकते हो, ठीक है ना। एक बार पढ़ लो, चैट में ऑन कर रहा हूं, समझ में आ गया तो फायर इमोजी, है ना, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसकी धोती खुल गई भाई, किसकी धोती खोल दी? हार्ड नहीं है बेटा, मुश्किल नहीं है ये चीजें, आपने पढ़ी नहीं है। चीज वही मुश्किल होती है जो कभी देखी ना हो, समझो बात को। कोई भी जीवन में अगर किसी चीज पे मुश्किल आ रही हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज से फेमिलियर नहीं हो, यू आर नॉट फेमिलियर विद ये चीजें। ये कहां गया, ये आप इससे फेमिलियर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि 11th नहीं पढ़ी ढंग से, फेमिलियर नहीं हो, इसलिए आपको मुश्किल लग रही है। आप में से जो बच्चे 9th में थे नीव में, आपको याद है, अब तो बहुत सारे बच्चे उसमें से अर्जुना में भी चले गए होंगे, कुछ कॉमर्स में चले गए होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा नीव में था या उड़ान में भी था, मुझसे पढ़ा था, आपको याद होगा मैं एक डायलॉग बोला करता था नीव के क्लास के एंड में, कि कोई भी चीज टफ नहीं होती, नई होती है। नया है, टफ नहीं है। याद है, नया है, टफ नहीं है। ये सब नया लग रहा है आपको क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो बेटा, ठीक है ना। ये सब चीजें नई लग रही हैं क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो। फेमिलियर हो जाओगे आसान लगेंगी, ठीक है, फेमिलियर हो जाओगे आसान लगेंगी। हाथ से लिख करके देखो कम से कम 3 बार, मिनिमम 3 बार हाथ से लिख के देखो, मिनिमम 3 बार। ये डेरिवेशन है भाई, लेकिन डेरिवेशन ना घोड़े खोल देती है, लोग डेरिवेशन करवाते नहीं है। मैं बताऊं, बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े बैचेस के अंदर ना डेरिवेशन छुड़वा देते हैं भाई। डेरिवेशन दिमाग खोल देती है पूरा, करनी चाहिए डेरिवेशन। आपको पता है, आप जब 9th में थे ना, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन थी वहां पे, थी ना, आज नहीं है वहां पे। अब सोचो वो 9th का बच्चा जो पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करा करता था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी, आपने करी होगी डेरिवेशन क्योंकि आप तो 12वीं में हो, आपके टाइम पर थी, अब काट दिए। सोचो डेरिवेशन के बिना फिजिक्स का क्या मजा भाई, आपके माइंड का खुलना ही नहीं हो पाएगा अगर आपने डेरिवेशन नहीं करी तो। मिनिमम 3 बार आपने डेरिवेशन करनी है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो।
क्वेश्चन जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। चैट मुझे फिर से बंद करनी पड़ेगी बेटा, है ना, और लेक्चर को भी बस कुछ ही टाइम में बंद कर रहा हूं मैं। ये दो पॉइंट समझा करके देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात पूरी करके खत्म करते हैं ना, तो ही तो लेक्चर का मजा है, नहीं तो फिर आधा अधूरा छोड़ दिया तो कोई मजा नहीं है ना। तो पूरी सुन लो, क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ना जरा। लिखा है ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज डिफाइंड, यानी डेल्टा यू डिफाइन होता है भाई, कभी भी यू अकेली डिफाइन नहीं होती। यू को लेट ही किया जाता है, इनिशियल को जीरो ही लिया जाता है, चाहे ग्राउंड लेवल का हो। स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग में जो वो नेचुरल लेंथ होती है, याद है 11th पढ़े थे ना, एसएचएम भी पढ़ा होगा, उससे पहले स्प्रिंग फोर्स आई थी। स्प्रिंग जब पढ़ा था पहली बार तो बोलते हैं नेचुरल लेंथ पर अगर स्प्रिंग होगा ना, अगर नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। आप दबाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भरेगी, खींचोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी भरेगी, जीरो लेवल पर नहीं होगी। उसी को जीरो लेवल माना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ये सीन है यार, ये केस है, बीमारी समझ लो इसको तुम। पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये बीमारी है कि उसका हमेशा चेंज डिफाइन होता है, कभी भी यू अकेला डिफाइन नहीं होता, इसको लेट ही करना पड़ता है। इसमें से आपको इनिशियल वाला जीरो मानना पड़ता है किसी भी एक जगह पर। स्प्रिंग के केस में वो नेचुरल लेंथ पर होता है, ग्रेविटी के केस में वो ग्राउंड पर होता है, और चार्जेस के केस में वो इंफिनिटी पर होता है। याद रहेगा, याद रखना बेटा, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है ना। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे डिफाइन किया, अब क्या बोले इसमें, है ना। बाकी चीजें जितनी हमारे हाथ में हम वो चीजें कर सकते हैं, जो चीजें हाथ में नहीं उसका क्या करें। इफ वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट वन पॉइंट, देन वी कैन पोटेंशियल एनर्जी एट अदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर जीरो मान के ही दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। 9th में नहीं बताते सब बातें। 9th में क्या, 9th में बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, mgh, याद कर लो। करंट एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv², याद कर लो। ये होता है 9th में भाई, समझ रहे हो ना। 11th में आता है असली कॉन्सेप्ट। ये लाइनें 11th की हैं, 11th की एनसीईआरटी से लाया हूं ये लाइन में। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही डिफाइन होता, कल्ली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। एक पार्ट को जीरो मानना पड़ता है तो ही दूसरा वाला निकाला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मिनिमम 2 चार्जर। ये तो समझ गए ना, कम से कम 2 चार्जेस की रिक्वायरमेंट है। एक Q1 है, ठीक है, दूसरा Q2 है। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस R है, तभी आप इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाओगे। K Q1 Q2 बाय R। बोलो, गाओ मेरे पीछे गाओ। 2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। U बराबर K Q1 Q2 बाय R, U बराबर K Q1 Q2 बाय R, U बराबर K Q1 Q2 बाय R। कम से कम फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। डेरिवेशन तो छक्के छुड़ाई देती है। डेरिवेशन तो दिमाग के वो टिश्यू ग्रो करवा देगी जो टिश्यू कभी जिंदगी में ग्रो ही नहीं हुए हैं। हाँ, दिमाग के वो टिश्यू, वो नसें, वो नस नाड़ियां खुल जाएंगी, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी एकदम दिमाग के कोने कोने में, डेरिवेशन करके। पर कम से कम फॉर्मूला तो याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद कर लो, है ना। टिश्यू की ग्रोथ पर उतना फोकस ना करें, फॉर्मूला कम से कम आप याद कर ले। टिश्यू की ग्रोथ होती रहेगी, 1 बार 2 बार 3 बार डेरिवेशन लिख के देखना, ठीक। बढ़िया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से बताता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 2 चार्जेस। भाई 2 चार्ज अगर आए तो ठीक है, आपने देख लिया फॉर्मूला क्या है। 3 आ गए तो 3 आ गए तो क्या, 4 आ गए तो 5 आ गए तो बहुत आसान है। सुन, मत कर, यहां देख सुन। जब एक चार्ज आता है और उसके साथ दूसरा चार्ज आता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो R1 होता है। R1 नहीं, इसको A ले लेते हैं, चलो। दोनों के बीच में डिस्टेंस A होता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ऐसे में जब दोनों बैठे थे, दोनों भिड़ रहे थे, तो मैं एक और चार्ज ले आया इंफिनिटी से, एक और चार्ज उठा के इंफिनिटी से ले आया, ला करके मैंने यहां रख दिया Q3। अब ये Q2 से B डिस्टेंस पे है, Q1 से C डिस्टेंस पे है। अब क्या होगा, सुनो, तुम सही समझे, वैसे मुझे पता है तुम समझ गए हो, क्योंकि तुमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पता है ना। खैर वो यहां नहीं लगता, वेक्टर्स के लिए होता है वो, लेकिन तुम फील उसकी जानते हो। फील क्या थी, दोस्ती ऐसी हो 2 लोगों के बीच में कि तीसरे के आने से फर्क ना पड़े, उसके साथ अपनी इक्वेशन बने, उसकी उन दोनों की अपनी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहां पर भी होगा। हर जोड़ी अपनी अलग बनाएगी, हर जोड़ी अपनी अलग एनर्जी बनाएगी, हर जोड़ी अपनी अलग एनर्जी बनाएगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या ये सही नहीं है? क्या नेचर ढंग से काम नहीं करता? क्या नेचर सही ढंग से काम नहीं करता? क्या एकदम सटीक ढंग से काम करता? ये इंसान ही है जिसमें बुराइयां है भाई,
इंसान ही है जिसमें ये ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। चार्जेस तो बहुत सही से काम कर रहे हैं भाई। अगर दो आमने सामने आते, अपनी एनर्जी अलग बनाते, तीसरा आता तो उसके साथ अपनी दोस्ती है, उसके साथ अपनी दोस्ती है, किसी की दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो जब भी आपको दो या दो से अधिक चार्जेस की चर्चा हो, आपने क्या करना है? जोड़ियां बनानी है। यू विल बी द मैच मेकर। जोड़ियां बनाओ, जोड़ियां। जोड़ियां तो कहोगे अब ऊपर वाला बनाता है, हां सही बात है, चार्जेस की जोड़ी नीचे वाला बनाएगा, यानी तुम लोग बनाओगे। पहली जोड़ी बनेगी Q1 Q2 की। बताइए कैसे लिखा जाएगा पोटेंशियल जी? बताइए कैसे लिखा जाएगा? U1 कैसे लिखा जाएगा? U1, इसको U1 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की एनर्जी को मैंने U1 ले लिया। कैसे लिखेंगे बेटा? बोलो के, आगे बोल Q1, आगे बोल Q2, आगे बोल डिस्टेंस बोल ए। स्क्वायर ना लगा दियो, बहुत पिटेगा, बहुत मारूंगा घर में घुस के, एकदम सटा सट, रैप्टे पे रैप्टे। ए आएगा, स्क्वायर नहीं लगाना, फोर्स नहीं लिख रहे, एनर्जी लिख रहे हैं, लल्लू लाल कहीं के। इन दोनों के बीच की एनर्जी U2 लिखी जाएगी। के बोल आगे, Q1 Q3 अपॉन में C। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही Q2 Q3 बता दे बेटा फटाफट से। U3 के Q2 Q3 बटा में B। समझ गया? और कोई तुझसे पूछे इस पूरे सिस्टम की एनर्जी बताइए, आते हैं सवाल, इस पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो बताइए। हां ऐसा भी होता है, टूटेगा भी तो उतनी एनर्जी ना जितनी इनके बीच में है। एक बात बता, दो दोस्त हैं, प्यार बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। दो दोस्त है, खास प्यार नहीं है, खास बातचीत नहीं है, तो उनकी दोस्ती तोड़ने में भी एफर्ट कम करना पड़ेगा। तो वही कहानी है, जितना इनके बीच में प्यार है ना, उतनी ही एनर्जी आपको इनको तोड़ने में लगानी है। तोड़ने वाले भी सवाल आएंगे, जब करेंगे तब बात करेंगे, आज वो सवाल नहीं कर रहे। आज तो बस यही है कि आप नेट एनर्जी बताइए इस पूरे सिस्टम की। यू नेट ऑफ सिस्टम कैसे लिखा जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3। बस इतना ही है, ठीक है ना? इसी में एक वेरिएशन और आता है, वो भी सुन लो। एक वेरिएशन और क्या है कि आपको चार चार्ज दे दी जाएंगे, चार चार्ज, Q1 Q2 Q3 Q4। मान लो स्क्वायर की साइड पर रखे हुए हैं तो ए और ए, ठीक है? आप मुझे बताइए कितनी जोड़ियां बनेंगी टोटल? कमेंट में लिखिए फटाफट से, कितनी जोड़ियां बनेंगी? जोड़ियां बनेंगी तो कितनी? जोड़ियां, जोड़ियां जल्दी से। अगर चार चार्ज आ गए, हां भाई, इफ देर इज अ सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, इफ देर इज अ सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, अगर चार चार्जेस का सिस्टम है बेटा, जोड़ियां कितनी? बस जोड़ियां बता दो। शाबाश, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं चार बनेगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एकदम गलत, मार खाओगे मार। Q1 Q2 के बीच की जोड़ी, Q2 Q3 के बीच की जोड़ी, Q3 Q4 के बीच की जोड़ी, Q1 Q4 के बीच की जोड़ी। कोई और रह गई? कोई और रह गई क्या? हां, दो और रह गई बेटा। Q1 Q3 के बीच की जोड़ी कौन देखेगा? क्या इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा अपना? बड़े दोगले हो तुम तो यार। अगल बगल वालों से दोस्ती, सामने वाले से नहीं। अगल बगल से दोस्ती, सामने वाले से नहीं। क्या देखा? नेचर ऐसे काम नहीं करता भाई, नेचर सबको बराबर मौके देता है। Q2 Q4 के बीच में भी दोस्ती, डायगनली भी तो दोस्ती बनेगी, समझे या नहीं? छह टर्म्स आएंगी, 6 टर्म्स विल बी देयर। 6 टर्म्स यानी 6 जोड़ियां बनेंगी, 6 जोड़ियां बनेंगी, ठीक है? कैसे लिखी जाएगी? सुन सुन कैसे लिखी जाएगी? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 इज इक्वल टू U नेट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधी सीधी ऐड हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी में पंगा ही नहीं है, सीधी 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 ऐड कर लो। ले आजा, सुन। U1 बता बेटा, के Q1 Q2 बाय ए, ये दोनों, ये वाली डन हो गई। U2 बता, के Q2 Q3 बाय ए, ये वाली डन हो गई। U3 के Q3 Q4 बाय ए, ये वाली डन हो गई। के Q4 Q1 बाय ए, ये वाली भी डन हो गई। प्लस U5 कैसे लिखूं?
U5 कैसे लिखो? Q1 Q3 के बीच में दूरी तो निकाल, ये दूरी तो बता कितनी है। स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, अगर स्क्वायर की साइड a है तो शॉर्टकट, शॉर्टकट बताया हुआ पहले भी, बताया हुआ पहले भी। अगर स्क्वायर की साइड a है, अगर स्क्वायर की साइड a है तो डायगोनल होगा a√2, डायगोनल होगा a√2। हां की ना, हां की ना। के Q1 Q3 अपॉन में a√2 प्लस Q2 Q4, ये भी वही दूरी है, ये भी वही डायगोनल है, तो के Q2 Q4 अपॉन में a√2। इन सबको ऐड कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक RDX देता हूं चल, है ना। कल को भाई 7 4 आ जाए तो पता नहीं कितनी जोड़ियां बनाएगा। एक RDX सुन, सुन देख, एक रीजनिंग का सवाल आता है, कभी भी कोई सरकारी पेपर देगा ना भाई, तो एक रीजनिंग का सवाल आता है। क्या सवाल आता है? एक पार्टी चल रही है, ठीक है, पार्टी हो रही है, पार्टी में 50 लोग हैं, 50 लोग्स नहीं लोग, ठीक है। तो मुझे बताइए कितने हैंडशेक्स होंगे टोटल, अगर सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो। हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर? बड़ा जाना माना सवाल है ये। कोई भी सरकारी एग्जाम होता ना, SSC का, IAS का, है ना, रेलवे का, उसमें अगर इंटरव्यू होता ना तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कितने हैंडशेक्स होंगे। अगर एक पार्टी में 50 लोग हैं तो हैंडशेक्स कितने होंगे? एनी आइडिया? मुश्किल है, मुश्किल है जी, मुश्किल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है बेटा, इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है। RDX सुन लो क्या है, RDX सुन लो क्या है। RDX होता है n(n-1/2)। बस जो आंसर निकल के आएगा उतनी जोड़ियां हैं, उतनी जोड़ियां हैं बेटा। कितने हैंडशेक्स होंगे? कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। 50 - 1/2, 50 × 49/2, काटा कितना आ गया? 25। करना मल्टीप्लाई, बस 50 हैंडशेक होंगे। यहां लिख रहे 50 हैंडशेक, करो मल्टीप्लाई जरा। 25 × 49 करिए जरा, कितना आएगा? जितना भी आएगा वो है। IPL के अंदर टोटल टीमें कितनी हैं? 10 टीमें हैं। अगर सबका सबके साथ मैच करवाना हो तो टोटल मैचेस कितने होंगे? IPL की 10 टीमें हैं। IPL हैज 10 टीम्स, ठीक है। सबका सबके साथ मैच करवाना हो, अगर कि CSK का मुंबई इंडियंस, पंजाब का CSK, सबका एक एक बार मैच करवाना हो, अगर टोटल मैचेस कितने होंगे? हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी देयर? रीजनिंग के सवाल हैं, फिजिक्स तो लगी नहीं रही कहीं से। हाँ, 10 × 10-1/2, तो 10 × 9/2, 5, 9 पंजे 45, 45 मैच होंगे टोटल। 45 मैचेस विल बी देयर। समझ गए? समझ गए क्या जी? 45 होंगे। बढ़िया, भूलोगे तो नहीं? ठीक है, ये रीजनिंग के सवाल आते हैं। और ऐसे ही अब आ जाओ, अगर जोड़ियां बनानी हो 4 चार्जेस की तो कितनी बनती हैं? एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 6 बनती है ना। तो देख कैसे आएगा ये कैसे आएगा? इससे कितने चार्जेस है? 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस आर देयर, ठीक है। तो 4 × 4 - 1/2, काटा तो 2, 4 में से 1 गया, 3, 3 दूनी 6, 6 जोड़ियां बनेंगी टोटल, 6 जोड़ी। RDX लगाना आया कि नहीं आया? RDX लगाना आया कि नहीं आया? 5 चार्ज मान ले, 5 चार्ज है, पेंटागन बन रहा है। 5 चार्ज मान ले, 5 चार्ज, 5 चार्ज है। कितनी जोड़ियां? 5 चार्ज पे कितनी जोड़ियां? जल्दी बोल, 5 चार्ज पे कितनी जोड़ियां? 5 × 5 - 1/2, 5 × 4/2, काटा तो 2, 5 दूनी 10 जोड़ियां बनेंगी टोटल। कर लियो बैठा हुआ अब जोड़ियां, अब बनाता रहियो जोड़ियां। फायर इमोजी लगा दे बेटा, अगर RDX समझ में आ गया तो काम आएगा। n × n-1/2, ठीक है, जोड़ियां निकल के आ जाएंगी। अब आप चाहें तो एक क्वेश्चन होमवर्क के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में है 3 चार्जेस हैं, सबके सब क्यू हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। एक सुंदर डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं, करेंगे इसको बाकी हम कल, ठीक है। क्यू क्यू क्यू, एल एल एल। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बतानी है आपने कितनी होंगी। जोड़ियां कितनी बनेंगी? 3 चार्ज पे कितनी जोड़ियां? 3 × 3 - 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 3, 3 ही जोड़ी। 3 चार्ज पे 3 जोड़ियां, 4 चार्ज पे 6 जोड़ियां, 5 चार्ज पे 10 जोड़ियां, करते जाओ। अब RDX आपको दे दिया है, तो जयराम जी की आज के लिए इतना काफी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
होमवर्क बेटा आप लोग का यही है कि डेरिवेशन की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करनी है। वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उदय से पढ़े थे आप लास्ट ईयर, उदय 2025 में थे, तो वो वाले देखो, नहीं तो आप कहीं से भी देख सकते हो, जहां से आप देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकियों ने क्या पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है मुझे वो पता है। तो वर्क एनर्जी के उदय के कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, है ना। एक बार फटाफट से देख जाना क्या क्या पढ़ा था। डेरिवेशन 3 बार, होमवर्क लिख लेना, नोट्स कर लेना, और ये सब आपको करना ही पड़ेगा। नया चैप्टर चालू हुआ है तो नया नया बम तो फूटेगा भाई, और आखिरी साल है, जान तो लगानी पड़ेगी। चलिए 5 मिनट का टाइम है, अगली क्लास चालू होने वाली है, और वो भी केमिस्ट्री की है ना, तो मिस तो नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। कल मैं कहीं भी जाऊं सुबह, है ना, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है, कि कहाँ जा रहा हूं, है ना। जैसे आज खुर्जा गया था मैं, है ना, बुलंदशहर के पास, ऐसे अगर कल कहीं जा रहा हूँ तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। इवनिंग में क्लास होगी ही होगी, अगर बहुत दूर चला गया तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। आसपास अगर हुआ तो हो जाएगी, ठीक है। वैसे कोशिश करूंगा कल ना जाऊं, मना कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।